ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 381। गोकू शादी करना। काकररोट की युद्ध शक्ति 1620 है। हालांकि पिकोलो की युद्ध शक्ति 1681 है। यदि हम केवल संख्याओं को देखते हैं तो पिकोलो थोड़ा आगे है, लेकिन दोनों के बीच असमानता बड़ी नहीं है। जीत या हार उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। जिया ने शिलिंग और मायस को देखा और आराम से अभिव्यक्ति के साथ टिप्पणी की। किसी की युद्ध शक्ति का मूल्य एक लड़ाई में सिर्फ एक मोटा मीट्रिक था। ये केवल एक व्यक्ति के पास ऊर्जा की मात्रा का संकेत देता है। स्वाभाविक रूप से उच्च ऊर्जा रखने के कई और फायदे थे, लेकिन एक लड़ाई का ठोस परिणाम किसी के प्रदर्शन पर निर्भर था। अनुभव और विचार मुख्य कारक थे। ये वास्तव में न्याय करना मुश्किल होगा। शीलिंग ने सहमति में सिर हिलाया। जिया अचानक मुस्कुराया और कहा, आप जानते हैं कि पिकोलो एक दानव है ना? लेकिन जब मैंने उसे स्पिरिट आई सीक्रेट स्किल के साथ देखा तो मैंने पाया कि उसके पाप आश्चर्यजनक रूप से शून्य हैं, जिसका अर्थ है कि उसने कभी बुरा काम नहीं किया है। एक अच्छा राक्षस, मायस ने अपनी आंखें घुमाते हुए बुदबुदाया। वह प्रशिक्षण में व्यस्त था, इसलिए उसके लिए बुराई करने का समय नहीं होना चाहिए था। गोकू को हराने के लिए पिकोलो युंजाबिट हाइट्स में वापस चला गया था, जहां उसके पिता जन्म से रहते थे। वहां की जलवायु खराब थी और यह बेरोक-टोक थी। वहां जीवन रूपों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, इसलिए किसी को बुराई करने के विचार को छोड़ना होगा। शायद ये पिकोलो के पाप की कमी है जो उसे भविष्य में धीरे धीरे राक्षसों की श्रेणी से अलग होने में सक्षम बनाएगी। मार्शल क्षेत्र में दो लड़ाकों ने अपने संबंधित अद्वितीय कौशल का उपयोग किया। एक पल में आकाश और पृथ्वी के बीच विशाल ऊर्जा के गोले दिखाई दिए। चकाचौंध भरी रोशनी ने पूरे आसमान को पूरी तरह से रोशन कर दिया। चमकदार ऊर्जा की गेंद को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ते हुए जिया बेहोश हो गया और कहा, वे ऑल आउट होने वाले हैं। ऐसा लगता है कि एक विजेता जल्द ही तय हो जाएगा। पूरा मार्शल आर्ट मंदिर शांत था, क्योंकि हर कोई अचानक दिखाई देने वाली दो विशाल ऊर्जा गेंदों से चौंक गया था। क्या डरावनी ऊर्जा है! वे इतनी बड़ी ऊर्जा की गेंद छोड़ सकते हैं? क्रिलिन और अन्य लोगों के माथे से पसीना निकल रहा था। दो ऊर्जा गेंदों की ऊर्जा घनत्व बेहद अधिक थी। यदि रिहा किया जाता है तो पूरे दक्षिण पूर्वी द्वीप को पृथ्वी के चेहरे से मिटा दिया जाएगा। अविश्वसनीय! ऐसा लगता है कि वे पहले पीछे हट रहे थे। बूढ़े कामी ने चौड़ी आंखों से अपने आप को बुदबुदाया। वाह, क्या एक उज्ज्वल प्रकाश है! वे सूरज की तरह हैं। बुल्मा आश्चर्य से चिल्लाई और अचानक सोचा, यह वह ऊर्जा की गेंद है जो मेरे भावी पति ने पैदा की है। उसकी भावनाएं अचानक चरम पर थीं। हर किसी की निगाहों के बीच दो विशाल ऊर्जा वाली गेंदें धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गईं। अंत में पूरे क्षितिज में एक गड़गड़ाहट सुनाई दी, जो हर एक मौजूद व्यक्ति के कानों को चुभ रही थी, जिसके बाद गूंजने वाली आवाजें बजती रहीं। एक हिंसक शॉकवेव, जैसे कि परमाणु विस्फोट के कारण, बादलों के माध्यम से टूट गई और फिर एक भयंकर हवा बह गई, जिससे रेत और धूल आ गई। रेतीले तूफान के गुजरने के बाद दर्शकों को लगा जैसे उन्होंने दुनिया के अंत का अनुभव किया है, क्योंकि वे सिर से पैर तक रेत और धूल में ढके हुए थे, जिससे उन्हें खेदजनक स्थिति में छोड़ दिया गया था। नोवेल यूएसबी कॉम जैसे ही उन्होंने फिर से आयोजन स्थल का दृश्य लिया, दर्शक दंग रह गए। उन्होंने देखा कि आयोजन स्थल की विशाल संरचना गायब हो गई थी। इसकी जगह एक विशाल अथाह छेद था। विशाल छेद से लगातार एक उग्र आभा निकल रही थी और तीव्र तापमान से झुलसने के बाद मिट्टी की ऊपरी परत लाल रंग की हो गई। उसके ऊपर हल्के काले धुएं का बादल तैर रहा था। यह क्या एक चौंकाने वाली विनाशकारी शक्ति! मेजबान विशाल छेद के बगल में पड़ा था और उसका आधा शरीर जला हुआ काला हो गया था। बूढ़े कामी ने शांति से कार्यक्रम स्थल को देखा। उसकी आंखें एक उज्ज्वल प्रकाश से चमक रही थीं। गोकू और पिकोलो की फीकी आभा को भांपकर उसने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा। कई हजार मीटर की ऊंचाई पर गोकू एक खेदजनक स्थिति में तैर रहा था और दूसरी तरफ थका हुआ पिकोलो और भी असहनीय स्थिति में था। अभी अभी की लड़ाई से गोकू थोड़ा बेहतर था। धीरे धीरे उतरने के बाद पिकोलो अखाड़े से बाहर गिर गया। गोकू बड़ी मेहनत से हवा में तैरते हुए मेजबान की ओर मुड़ा और चिल्लाया, अरे मेजबान, वह पहले ही अखाड़े से बाहर गिर चुका है, इसलिए परिणाम की घोषणा करें। ठीक है। और मेजबान अपने होश में वापस आया और जल्दी से माइक्रोफोन उठाया, जोर से घोषणा की, मां जूनियर अखाड़े से बाहर गिर गया है। प्रतियोगी गोकू जीतता है। इस प्रकार 23वें विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के विजेता प्रतियोगी गोकू हैं। आइए हम उन्हें बधाई देने के लिए तालियों का एक गर्म दौर दें। जैसे ही परिणाम घोषित किए गए, दर्शकों ने तालियां बजाईं और तालियां बजाईं। जो लड़ाई अभी समाप्त हुई वह बहुत अद्भुत थी। उन्हें गोकू के वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का चैंपियन बनने पर कोई आपत्ति नहीं थी। जैसे कि एक आनंदमय नाटक समाप्त हो गया था। पूरी दुनिया उत्साह से विवरणों पर चर्चा कर रही थी। गोकू और पिकोलो के बीच लड़ाई ने उनकी आंखें खोल दी थीं, और ये 3 साल पहले की उनकी पिछली लड़ाई से भी अधिक लुभावनी थी। हाँ, बढ़िया गोकू, तुम कमाल हो! क्रिलिन जय जयकार करते हुए दिल खोलकर हंस पड़ी। उन्होंने गोकू की जीत में सम्मान महसूस किया। हमारी ताकत में असमानता बड़ी और बड़ी होती जा रही है। यामचा ने एक तुच्छ उगल दिया, लेकिन वह निराश नहीं हुआ।
हाँ, वह वास्तव में मेरे भविष्य के पति, एक शक्तिशाली विशेषज्ञ होने के योग्य है। बुल्मा उत्साह से चिल्लाई और फिर वह जल्दी से गोकू की ओर दौड़। गोकू, एक दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा और दुनिया पर शासन करूंगा। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद पिकोलो ने इस वाक्य को दृढ़ता से पीछे छोड़ दिया और आकाश में चढ़ गया। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, गोकू आत्मविश्वास के साथ चिल्लाया। बूढ़े कामी गोकू के बगल में गए और कहा, गोकू, तुम्हें उसे जाने नहीं देना चाहिए था। गोकू ने अपना सिर खुजला दिया और शर्मिंदगी में कहा, मुझे लगता है कि पिकोलो एक बुरा व्यक्ति नहीं है। इसके अलावा मुझे एक प्रतिद्वंद्वी की जरूरत है जो हमेशा मुझसे आग्रह कर सके। बूढ़े कामी ने आह भरी और फिर उन्हें ची की नई पहचान का परिचय दिया। आज से ची मुझे पृथ्वी के नए कामी के रूप में प्रतिस्थापित करेगा। मुझे आशा है कि आप सभी उसकी मदद कर सकते हैं। ये कहने के बाद उन्होंने सभी को चारों ओर देखा और उनकी आंखें विशेष रूप से जिया, शिलिंग और मायस पर एक पल के लिए रुक गईं। वह जानता था कि ब्रह्मांड में पृथ्वी महत्वहीन थी, इस प्रकार उन्हें एकजुट होने की आवश्यकता थी। सौभाग्य से क्रिलिन, यामचा और अन्य युवा विशेषज्ञ हाल के दिनों में पृथ्वी पर दिखाई दिए थे, जिससे ओल्ड कामी बहुत खुश थे। हम निश्चित रूप से मदद करेंगे। बुल्मा ने ची के कंधे को एक छाती मित्र की तरह गले लगाया और कहा, वाह ची, तुम अब से पृथ्वी के कामी हो। ये सोचना कि मैं कामी के साथ एक अच्छा दोस्त हूँ। वास्तव में वरिष्ठ भाई गोकू कामी होने के लिए अधिक उपयुक्त है। अपने शुरुआती आश्चर्य के बाद ची ने विनम्रता से कहा। गोकू ने जल्दी से हाथ हिलाया और कहा, नहीं, मैं उस उबाऊ जगह में नहीं रहना चाहता। बिल्कुल, गोकू मेरे साथ वेस्ट सिटी वापस जाना चाहता है। बुल्मा ने गोकू की बांह खींच ली और फिर उसने सभी को घोषणा की, मैं गोकू से शादी करने की योजना बना रही हूँ। शादी वेस्ट सिटी में होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हमारी शादी में आएंगे। वाह, गोकू की शादी हो रही है और दुल्हन इतनी सुंदर लड़की है, क्रिलिन ने कहा। लॉन्च और हस्की ने भी उन्हें घेर लिया और पूछा, गोकू, क्या आप भविष्य में वेस्ट सिटी में बसने की योजना बना रहे हैं? गोकू ने शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजलाया और कहा, बुल्मा ने मुझे अपने घर में रहने की अनुमति दी, लेकिन मैं माउंट पाउजू पर भी रहूंगा क्योंकि यह विशेष रूप से मेरे लिए अनुकूलित मार्शल आर्ट प्रशिक्षण क्षेत्र में बदल जाएगा। आप भविष्य में यहाँ आकर ट्रेनिंग भी कर सकते हो। ओलोग ने गोकू और बुला के अंतरंग प्रदर्शन को देखते हुए अपनी उंगलियों को काट लिया और अनिच्छा से बुदबुदाया, बूहू, मुझे बहुत जलन हो रही है। मास्टर रोशी ने पूरे दिल से उन्हें आशीर्वाद दिया और कसम खाई कि वह शादी में उपस्थित होंगे। घर जाते समय मायज ने जिया से पूछा, काकर रोड की शादी होने वाली है, क्या हमें बारडॉक और अन्य लोगों को शादी में आने और भाग लेने की अनुमति देनी चाहिए? जिया ने कहने से पहले एक पल के लिए सोचा, बारडॉक को इसके बारे में बहुत पहले पता होना चाहिए। चलो उन्हें वैसे भी सूचित करते हैं। उनके बच्चे की शादी हो रही है, इसलिए माता पिता के रूप में उन्हें वास्तव में उपस्थित होना चाहिए। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 382, विवाह समारोह शुरू वेस्ट सिटी। चूंकि गोकू और बुला की शादी एक हफ्ते बाद होने वाली थी, इसलिए बुला के परिवार में हलचल थी क्योंकि शादी की तैयारी की जा रही थी। मैंने लंबे समय से भविष्यवाणी की थी कि छोटा गोकू बुल्मा के साथ मिल जाएगा। देखिए, ये सच हो गया है। बुल्मा की खूबसूरत माँ ने गोकू की बांह को उत्साह से पकड़ते हुए कहा। यद्यपि वह बूढ़ी थी, लेकिन वह दिल से किसी युवा की तरह काम करती थी। बुल्मा दहाड़ा, माँ, उसका हाथ छोड़ दो। बुला ने असंतोष के साथ अपनी माँ को देखा और गोकू को उससे खींच लिया। हालांकि बुला को उम्मीद नहीं थी कि इससे उसकी माँ को गुस्सा आएगा। ओह प्रिय, समय निश्चित रूप से तेजी से उड़ता है। पलक झपकते ही बुला की शादी हो रही है। चड्डी उन्हें देखते हुए मुस्कुराई। एक लेखक के रूप में वह अक्सर जीवन में छोटे विवरण लिखती थी। यह उसकी रचना का स्रोत था। क्रॉनिकल्स ऑफ द गैलेक्सी और मार्शल इमॉर्टल्स अ बायोग्राफी की अच्छी बिक्री के बाद टाइट्स पहले से ही एक प्रसिद्ध लेखक थे। डॉक्टर ब्रीफ अपने होठों से एक सिगरेट लटकाए हुए कपड़े पहने हुए चले गए और कहा, अगर शादी की तैयारी टाइट्स को सौंपी जा सकती है तो मैं माउंट पाउजू को बदलने के तरीके पर शोध करने के लिए स्वतंत्र रहूंगा। चूंकि माउंट पाउजू के चारों ओर एक प्रशिक्षण मैदान बनाया जाना था, इसलिए डॉक्टर ब्रीफ ने अपने दिमाग को रैक किया क्योंकि उन्होंने अपने दामाद को देने के लिए एक बड़ा उपहार मांगा। अपने लंबे सुनहरे बालों के साथ टाइट्स ने एक आकर्षक मुस्कान दी और सुझाव दिया, प्लेनेट होंगशान के साथ सहयोग करना बेहतर है। वे निश्चित रूप से एक संतोषजनक डिजाइन का उत्पादन करेंगे। जब गोकू के लिए एक प्रशिक्षण स्थान के निर्माण की बात आई तो प्लेनेट होंगशान की तुलना में अधिक योग्य निगम ढूंढना मुश्किल होगा। डॉक्टर ब्रीफ ने अपने हाथों से ताली बजाई क्योंकि उनके दिमाग में एक उज्ज्वल विचार उभरा और उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। फिर उन्होंने विशेष उपकरणों का उपयोग करके ग्रह होंगशान के फीदिया लोगों से संपर्क करने के लिए एक कमरे में प्रवेश किया। बुला हमेशा प्लेनेट होंगशान कॉर्पोरेशन के बारे में बहुत उत्सुक थी, जिसका उसके परिवार के साथ सहकारी व्यवसाय था। वह करीब गई और टाइट्स से पूछा, बहन, प्लेनेट होंगशान कॉर्पोरेशन कहाँ है? मैंने जांच की, लेकिन मुझे उन्हें पृथ्वी पर कहीं भी नहीं मिला।
यद्यपि वह जानती थी कि जिया प्लेनेट होंगशान कॉर्पोरेशन का मालिक था, बुला तथाकथित प्लेनेट होंगशान कॉर्पोरेशन से परिचित नहीं था। इस प्रकार उसकी राय में प्लेनेट होंगशान कॉर्पोरेशन आश्चर्यजनक रहस्यों को छिपा रहा होगा। टाइट्स ने अपनी पानी भरी आंखों से बुला और गोकू को देखा और महसूस किया कि उन्हें बताने का समय आ गया है। वह हल्के से मुस्कुराई और कहा, हे, निश्चित रूप से आपको यह नहीं मिलेगा क्योंकि प्लेनेट होंगशान कॉर्पोरेशन पृथ्वी पर नहीं है। टाइट्स के शब्द उसके दिल पर बिजली की चमक की तरह थे, जिससे बुला को खाली घूरना पड़ा। यद्यपि वह लंबे समय से तैयार थी, बुल्मा अभी भी चौंक गई जब उसने वास्तव में जानकारी की पुष्टि की। प्लेनेट होंगशान कॉर्पोरेशन कहाँ है? यदि आपने मेरी पुस्तक पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा कि पृथ्वी उत्तरी क्षेत्र में केवल एक महत्वहीन निम्न स्तरीय ग्रह है और ग्रह होंगशान दूर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक सुपर ग्रह है। मुझे नहीं पता कि आपको अभी भी याद है कि जब आप 6 साल के थे तो डॉक्टर तोकुनोशिन ओमोरी हमारे घर आए थे। उस समय हमारे परिवार ने प्लेनेट होंगशान के साथ काम करना शुरू कर दिया। ओह, और वैसे ग्रह होंगशान पर बहुत सारे सयान रहते हैं। टाइट्स ने गोकू को देखा और मुस्कान के साथ कहा, जैसा कि अपेक्षित था वह एक सैया है। बुला ने जिया की पहचान का अनुमान बहुत पहले लगा लिया था और इस समय उसने इसकी पुष्टि की। हालांकि बुला की सुरुचिपूर्ण भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी किताबों में वर्णित एलियंस सभी असली हैं? बेशक, हालांकि कथानक का एक हिस्सा काल्पनिक है, लेकिन ये कम या ज्यादा वास्तविक है। ये सुनकर बुला हक्का बक्का हुए बिना नहीं रह सकी। बुला के लिए ये रहस्योद्घाटन जिया और गोकू के सयान होने से भी अधिक चौंकाने वाला था, क्योंकि टाइट्स की पुस्तक में विभिन्न एलियंस ग्रहों को नष्ट कर सकते थे। पृष्ठभूमि सेटिंग को ध्यान में रखते हुए, यदि ये एलियंस पृथ्वी पर आक्रमण करते हैं तो वे उनका विरोध नहीं कर पाएंगे। बुला, तुम किस बारे में बात कर रही हो? गोकू समझ नहीं पा रहा था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। होंगशान ग्रह, सैया, बहुत शक्तिशाली लगता है गोकू, यह इस तरह है। बुला ने धैर्यपूर्वक गोकू को वह सब समझाया जो वह सयन के बारे में जानती थी और यहाँ तक कि उसे बारडॉक की पहचान भी बताए। मूल रूप से अंकल बारडॉक नहीं चाहते थे कि मैं आपको बताऊं क्योंकि यह सही समय नहीं था, लेकिन हम कुछ दिनों में शादी करने जा रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। मास्टर बारडॉक मेरे पिता हैं। गोकू थोड़ा खो गया था। थोड़ी देर बाद उन्होंने इस जानकारी को पचा लिया और उत्साहित होकर प्रतिक्रिया व्यक्त की, ये पता चला है कि जिया और अन्य बहुत शक्तिशाली हैं। वे गहरे छिपे हुए हैं। ऐसा नहीं होगा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मुझे उनसे लड़ना होगा। ये देखते हुए कि गोकू उसे अपने अतीत को छिपाने के लिए दोषी नहीं ठहरा रहा था, बुल्मा ने एक शानदार मुस्कान प्रकट की। ब्रीफ ने कहा, प्लेनेट होंगशान कॉर्पोरेशन ने कहा कि वे गोकू के प्रशिक्षण स्थान को बदलने के प्रभारी होंगे। आप इन कुछ दिनों में ठीक से आराम कर सकते हैं। हाँ, गोकू, मेरे साथ टहलने के लिए बाहर जाओ। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बुल्मा ने गोकू को एक हंसमुख मूड के साथ अपने घर से बाहर खींच लिया। होंगशान ग्रह नॉवल USB.com। गोकू की आगामी शादी की खबर मिलने के बाद बारडॉक ने जल्दी से अपने परिवार को इकट्ठा किया। उद्धरण चिन्ह ककररोट पृथ्वी पर शादी करने वाला है, इसलिए चलो वहां की यात्रा करते हैं। जैसे ही उसे पता चला कि वह 18 साल बाद अपने बेटे को देखने वाली थी, गिम की लालसा की भावनाएं भड़क उठीं और उसने खुशी के आंसुओं के साथ कहा, काकररोट इतनी जल्दी शादी कर रहा है। बरडोक, हमें क्या तैयार करना चाहिए? वह हमें इतने सालों तक उसे देखने नहीं जाने के लिए दोषी नहीं ठहराएगा, है ना? जिन कुछ चिंतित था, बारडॉक ने मुस्कुराते हुए कहा, ककररोट अन्य सैया से अलग है। वह बहुत सरल है और उसके पास पृथ्वी पर दोस्त और रिश्तेदार हैं। उनकी मंगेतर को बुला कहा जाता है। हालांकि वह शक्तिशाली नहीं है, लेकिन वह बहुत विचारशील है। ककररोट और बुला एक दूसरे के लिए एक अच्छा मैच हैं। एक एकल पोनीटेल के साथ लड़की जो बगल में खड़ी थी, अपनी आंखें घुमाई और मुस्कुराई। ही भाई ककररोट है। लारेट ने कहा कि वह भविष्य में प्लेनेट होंगशान के 5वें सुपर सैयान बनने जा रहे हैं। मुझे एक अच्छा दिखना चाहिए। यद्यपि सैयान भगवान के उद्भव के कारण सुपर सैयान की स्थिति में गिरावट आई थी, फिर भी यह एक आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में एक अद्वितीय प्रतीकात्मक अर्थ रखता था। एलिस को बड़े भाई के लिए मजबूत उम्मीदें थीं जो वह पहले कभी नहीं मिली थीं। समय बीतता गया। पलक झपकते ही एक हफ्ता बीत गया। गोकू और बुला की शादी वेस्ट सिटी के बाहरी इलाके में एक लग्जरी विला में होने की व्यवस्था की गई थी। विला डॉक्टर ब्रीफ की ओर से अपनी बेटी और दामाद को एक उपहार था। विला बहुत बड़ा था, शहर के केंद्र में बुल्मा के घर की तरह। यह एक 4 मंजिला अर्धगोलाकार इमारत थी जिसके अंदर विभिन्न विद्युत उपकरण उपलब्ध थे और इसे दर्जनों छोटे कमरों में विभाजित किया गया था। विला का बाजार मूल्य कई 100 मिलियन की सीमा में था। हालांकि बुल्मा के परिवार के लिए धन सिर्फ मोहक संख्याओं की एक श्रृंखला थी। शादी के दिन क्रिलिन, यमचा, मास्टर रोशी, हस्की, कोरिन, ओलोग और अन्य पहुंचे। ची भी एक सफेद स्त्री कामी के कपड़ों में दिखाई दिए और यहाँ तक कि गोकू के दादाजी गोहन ने एक दिन
के लिए जीवन में वापसी के समय का उपयोग किया और अपने पोते की शादी में भाग लेने के लिए माउंट 5 एलिमेंट से भाग गए। वे दिल खोलकर तब तक खेलते रहे जब तक की शादी शुरू होने वाली नहीं थी। इस समय प्रकाश की चमक के साथ हैवीवेट पहुंचे। जिया, शिलिंग, मायस और लॉन्च बारडॉक के परिवार के साथ इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करके दिखाई दिए। जैसे ही उन्होंने गोकू की कार्बन कॉपी की तरह दिखने वाले बारडॉक को देखा, क्रिलिन चुपचाप यमचा के करीब चला गया और फुसफुसाया, उस व्यक्ति को देखो, वह गोकू की तरह दिखता है और उसके पीछे एक पूंछ है। वे गोकू के परिवार के सदस्य होंगे। वाह, इतनी शक्तिशाली की। जैसे ही उसने बारडॉक के परिवार को देखा, यामचा ने उनसे एक मजबूत आभा महसूस की। इस आभा ने उसके दिल को सिहरन पैदा कर दी। गोकू की ताकत को भूल जाओ, यहाँ तक कि उनके परिवार के सदस्य भी उनसे ज्यादा ताकतवर लगते हैं। ओह हाँ, बारडॉक की बात को भांपते हुए क्रिलिन ने एक नर्वस अभिव्यक्ति के साथ निगल लिया। ये भी पहली बार था कि गोकू ने बारडॉक की वास्तविक उपस्थिति देखी। जैसे ही उसने बारडॉक के चेहरे को देखा, जो ऐसा लग रहा था कि यह उसके जैसे ही सांचे से मुद्रित किया गया था, गोकू की आंखें लाल हो गईं। वह आगे बढ़ा और पूछा, आप क्या मेरे पिता हैं, अंकल बारडॉक? बुल्मा ने भी आगे आकर अच्छे व्यवहार से अभिवादन किया। अब जब उनके माता पिता मौजूद थे, तो वह और गोकू जल्द ही पति पत्नी बन जाएंगे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 383। गोकू का घर। अच्छा, आज तुम्हारी शादी हो रही है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। बारडॉक ने दूल्हा और दुल्हन, बुला और गोकू को देखा और मुस्कुराया। फिर उसने अपनी पत्नी और बेटी को गोकू और बुल्मा से मिलवाया। काकररोट, ये तुम्हारी माँ गिन है और उसके बगल में बच्चा तुम्हारी बहन एलिस है। माँ, बहन। गोकू ने जिन और एलिस को देखा और एक पल के लिए उसे नहीं पता था कि अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त किया जाए। इस समय जिन अपने बेटे को देख रही थी जो उसके पति से मिलता जुलता था। वह उत्साह से ऊपर आई, उसे गले लगा लिया और कहा, ककररोट, तुम इतने बड़े हो गए हो। तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते हो। लंबे और सीधे गोकू की तुलना में जिन बहुत छोटा था। एलिस ने बाएं और दाएं देखा और प्यार से कहा, भाई। इसके बाद हलचल भरा शादी समारोह शुरू हुआ। बुला ने एक सफेद शादी की पोशाक पहनी और लॉन्च और हस्की के साथ गोकू के पक्ष में चला गया। ची ची द्वारा भगवान के नाम पर अपना आशीर्वाद देने के बाद गोकू और बुला आधिकारिक तौर पर पति पत्नी बन गए। ची ची एक देवी की तरह अधिक से अधिक दिख रहा है, यामचा ने धीमी आवाज में टिप्पणी की। मास्टर यामचा, ची ची शुरू से ही एक देवी रही हैं, यमचा के छोटे साथी पुआ ने कहा। इस समय ची ची ने उनकी ओर देखा जो एक मुस्कान की तरह लग रहा था, लेकिन एक मुस्कान नहीं। उसकी उंगलियां थोड़ी झुक गईं और एक रहस्यमय जादुई शक्ति ने तुरंत यमचा को अपना मुंह बंद करने का कारण बना। बाद में एक जीवंत भोज था। भोज में ची ची, क्रिलिन और यमचा ने अपने द्वारा एकत्र किए गए ड्रैगन बॉलर्स को बाहर निकाला और उन्हें जोड़े को सौंप दिया। 4 ड्रैगन गेंदों के अलावा जो पहले से ही गोकू और बुला के हाथों में थे, सभी 7 ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा किया गया था। गोकू की शादी के लिए एक उपहार के रूप में ड्रैगन बॉलर्स से ज्यादा उपयुक्त कुछ भी नहीं था। जैसे ही अवतार बजा, हरे रंग का शेनरॉन वेस्ट सिटी के बाहरी इलाके में आकाश में दिखाई दिया। जिन लोगों ने 7 ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा किया है, कृपया अपनी इच्छा कहें। गोकू ने बुला का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, कृपया हम हमेशा के लिए स्वस्थ और खुश रहें। पृथ्वी शेरॉन की क्रिम्सन ड्रैगन आंखें खुल गईं और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक तेज आवाज सुनाई दी। आपकी इच्छा बहुत आसान है। फिर शेनरॉन की रहस्यमय शक्ति ने उनके शरीर पर काम किया। गोकू और बुला बेहोश होकर मुस्कुराए क्योंकि उन्हें एक ताज़ा एहसास हुआ और उनकी आत्मा को आराम मिला। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। शेनरॉन के बोलने के बाद वह तुरंत प्रकाश की 7 किरणों में बदल गया और दुनिया भर में बिखर गया। गोकू ने 4 सितारा ड्रैगन बॉल नहीं उठाए, उसने उसे अज्ञात दिशा में उड़ने दिया। बधाई हो। सभी ने अपना आशीर्वाद दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे बीच शादी करने वाला पहला व्यक्ति गोकू होगा, यमचा ने ईर्ष्या से कहा। उसने कहा, क्या मुझे भी कोई प्रेमिका मिल जाए। अगले दिन मेहमान एक एक करके चले गए। बारडॉक भी ग्रह होंगशान लौट आया, लेकिन गोकू की बहन एलिस विदेशी भूमि पर होने के नए अनुभव को महसूस करने के बाद अपने माता पिता से पृथ्वी पर रहने का अनुरोध किया। बाद में गोकू और उसकी पत्नी फिर से माउंट पाउजू गए। प्लेनेट होंगशान के पक्ष ने पहले से ही माउंट पाउजू पर बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण सुविधाओं का एक पूरा सेट तैयार किया था। हरे भरे पहाड़ों ने माउंट पाउजू को घेर लिया और बाहर जाने वाला केवल एक ही रास्ता था। पहाड़ों से घिरे फिदेया लोगों ने ग्रह होंगशान के प्रशिक्षण क्षेत्र को दोहराया और प्रशिक्षण सुविधाओं का एक पूरा सेट बनाया। यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं थीं और प्रत्येक प्रशिक्षण क्षेत्र माउंट पाउजू के आसपास जुड़ा हुआ और व्यवस्थित रूप से वितरित किया गया था। संरचनात्मक डिजाइन जो आधुनिक तकनीक और शास्त्रीय सौंदर्य शास्त्र का एक संयोजन था, माउंट पाउजू के मूल दृश्यों को नष्ट नहीं करता था। इसके बजाय इसने एक अद्वितीय सुंदरता को जोड़ा। जिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उपकरण के ये टुकड़े बाजार पर कुछ अरब से कम नहीं होंगे। बुला उपकरणों के इन टुकड़ों के बारे में जानकार था।
बाजार में लाए जाने पर उपकरण का प्रत्येक टुकड़ा अमूल्य होगा। प्रौद्योगिकी का मूल्य बहुत अधिक था। कैप्सूल कॉर्पोरेशन के उत्तराधिकारियों में से एक के रूप में बुला ने पैसे की अवधारणा को बहुत अच्छी तरह से समझा। बेशक बुला एक अमीर परिवार का अमीर मिसेस था। इस प्रकार हालांकि कई अरब बहुत पैसा था, यह उसे बहुत अधिक परेशान करने के लिए पर्याप्त नहीं था। जिया ने हंसते हुए कहा, फिदेया लोगों की तकनीक हमेशा उनका गौरव रही है। बुल्मा ने सिर हिलाया। अब माउंट पाउजू की संपूर्णता में 500 किलोमीटर का क्षेत्र कैप्सूल कॉर्पोरेशन द्वारा खरीदा गया था। सीधे शब्दों में कहें, माउंट पाउजू पहले से ही गोकू के परिवार की एक निजी संपत्ति थी। बेशक निजी तौर पर जमीन के एक टुकड़े पर कब्जा करना मुश्किल नहीं था। सेंट्रल सिटी से हरी बत्ती के साथ प्रक्रियाओं को संभालना आसान था। आखिरकार गोकू अब एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट मास्टर था और उसकी प्रसिद्धि मास्टर रोशी से बड़ी थी। दूरी में एक अर्धगोलाकार इमारत की ओर इशारा करते हुए जो 100 मीटर से अधिक लंबा था, जिया ने एक परिचय दिया। यह एक उच्च स्तरीय गुरुत्वाकर्षण मशीन है जिसे मानक गुरुत्वाकर्षण से अधिकतम 300 गुना समायोजित किया जा सकता है। यदि आप इसमें प्रशिक्षण लेते हैं तो आप आधे प्रयास के साथ दोगुना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण के साथ शुरू नहीं करना सबसे अच्छा है। इसके अलावा पूरे माउंट पाउजू को विशेष सामग्रियों के साथ संशोधित किया गया है ताकि यह शक्तिशाली हमलों का सामना कर सके। जिया की बात सुनने के बाद गोकू को इसे आजमाने के लिए खुजली हो रही थी। बुल्मा पर मुस्कुराने के बाद वह तुरंत ग्रेविटी मशीन में भाग गया और इससे पहले कि जिया उसे रोक पाता, वह पहले से ही गुरुत्वाकर्षण को 10 बार बदल चुका था। उन्होंने कहा, उन्होंने जल्दबाजी में गुरुत्वाकर्षण को बहुत अधिक समायोजित कर लिया। ककरोट को बहुत दुख होने वाला है। मायज ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराया। बुला ने एक पल के लिए भी प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या? ग्रेविटी मशीन में गोकू को अचानक दिखाई देने वाले गुरुत्वाकर्षण द्वारा जमीन पर दबाया गया था। उसके हाथ पैर हिलने लगे और वह मुश्किल से खड़ा हो गया। वाह, मानक गुरुत्वाकर्षण का 10 गुना इतना शक्तिशाली है। सौभाग्य से मैंने अचानक इसे एक समान मूल्य में नहीं बदल दिया। एक चौकस मार्शल कलाकार के रूप में गोकू ने प्रशिक्षण के दौरान गुरुत्वाकर्षण मशीन के सहायक प्रभावों की खोज की। गोकू ने कहा, ये कुछ हद तक मास्टर रोशी के घर पर मेरी पीठ पर कछुए के खोल के साथ मेरे पिछले प्रशिक्षण के समान है, लेकिन ये पूरी तरह से समान नहीं है। भाई, चलो ट्रेन करते हैं। एलिस ने स्किनटाइट कपड़ों में खरीदारी की। गहरे लाल स्किनटाइट बैटल आर्मर ने उसके सुंदर मोड़ों को रेखांकित किया। ठीक है, गोकू आसानी से सहमत हो गया। सबसे पहले गोकू अपनी इस बहन के साथ थोड़ा असहज था जो उससे 2 साल छोटी थी, लेकिन जब एलिस ने अपनी दुर्जेय ताकत का खुलासा किया तो वह एक मार्शल आर्ट पागल जल्दी से उसके साथ टकरा गया। हालांकि किसी को एलिस की कम उम्र के कारण उसकी ताकत पर उपहास नहीं करना चाहिए। अपने बचपन से ग्रह होंगशान पर रहने के बाद एलिस की युद्ध शक्ति पहले से ही गोकू के 1620 को पार कर चुकी थी और आश्चर्यजनक 4800 तक पहुंच गई थी। ये संख्या प्लेनेट होंगशान पर उसके साथियों के बीच बहुत अच्छी थी। एलिस गोकू की कहानियों को सुनकर बड़ी हुई और अपने भाई के बारे में उत्सुक थी, जिससे वह कभी नहीं मिली थी। उसके बाद एक विशेष रूप से प्रबलित प्रशिक्षण मैदान पर गोकू और एलिस ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि बहुत पहले गोकू हार गया था और सांस लेने के लिए हौंफता हुआ छोड़ दिया गया था। मैं यह नहीं कर सकता। एलिस, तुम बहुत शक्तिशाली हो, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। गोकू फूट फूट कर हंसा और सिर हिला दिया। फिर उन्होंने अद्भुत सुविधाओं को देखा और उनकी आंखों ने प्रशिक्षित करने की तीव्र इच्छा व्यक्त की। हे, एलिस काकरोट की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। मुझे काकरोट के लिए समान रूप से मेल खाने वाला प्रतिद्वंद्वी ढूंढना चाहिए। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। शीलिंग का जैड जैसा चेहरा एक मुस्कान में टूट गया और वह तुरंत गायब हो गई। थोड़ी देर बाद वह फिर से प्रकट हुई, लेकिन उसके हाथ में एक और व्यक्ति था। यह आश्चर्यजनक रूप से पिकोलो था जो मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बाद चला गया था। अरे औरत, तुमने मुझे क्यों पकड़ लिया? पिकोलो का दिल कांप गया, क्योंकि वह उस महिला को देख रहा था जिसने उसे डर के मारे पकड़ लिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मेरे साथ व्यवहार करना चाहता है? हालांकि पिकोलो भौचक्का रह गया क्योंकि उसे पता चला कि वह माउंट पाउजू पर पहुंच गया था जो यूनजाबिट हाइट्स से हजारों मील दूर था। वह अविश्वास में था। पिकोलो माउंट पाउजू के लिए कोई अजनबी नहीं था। आखिरकार किसी के दुश्मन के बारे में सब कुछ समझना आवश्यक था। हालांकि समस्या बनी रही, वह अचानक यहाँ कैसे आ गया? यह क्या कदम है? हजारों मील की दूरी तुरंत तय करते हुए पिकोलो ने सोचा। उसका दिल कांप रहा था। चुप रहो, तुम आज से पाउजू पर्वत पर रहोगे। आपको मजबूत बनाने के लिए यहाँ बहुत सारी प्रशिक्षण सुविधाएं हैं। क्या? नोवेल यूएसबी कॉम। पिकोलो थोड़ा अनुपस्थित दिमाग वाला था। फिर उसने गोकू और अन्य लोगों को साइड में देखा और उसका चेहरा अचानक बदसूरत हो गया। उसने गुस्से से कहा, गोकू, क्या तुमने उन्हें मुझे पकड़ने के लिए कहा था? गोकू ने बार बार सिर हिलाया और कहा, यह मैं नहीं था। पिकोलो, यदि आप काकरोट को पार करना चाहते हैं तो केवल आशा है यदि आप माउंट पाउजू पर प्रशिक्षण लेते हैं।
अन्यथा आप केवल काकरोट से पीछे और आगे गिर जाएंगे यदि प्रशिक्षण की स्थिति में असमानता बहुत बड़ी है। हाँ पिकोलो, मेरे साथ रहो और प्रशिक्षण करो, गोकू ने जोर से कहा। पिकोलो एक पल के लिए चुप था। ये जानते हुए कि उसके पास इनकार करने की शक्ति नहीं थी, उसने कठिन निर्णय लिया जो उसकी इच्छा के खिलाफ था। ठीक है, मैं पाउजू पर्वत पर रहता हूँ। एक दिन मैं आपको अपने हाथों से हरा दूंगा, तब पछतावा मत करो। हालांकि कुछ समय बाद पिकोलो को पता चल जाएगा कि उसका निर्णय कितना सही था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 384। फ्रीजा की वापसी। 4 महीने बाद एलिस ने जिया से उसे ग्रह होंगशान में वापस भेजने के लिए कहा क्योंकि वह पृथ्वी पर खेलने से थक गई थी। हालांकि यह अज्ञात था कि क्या वह वास्तव में पृथ्वी पर रहने से थक गई थी या क्या वह ग्रह होंगशान पर किसी को याद कर रही थी। शीलिंग उसे वापस भेजने का प्रभारी था। जब जिया वेस्ट सिटी में गोकू के घर वापस आया तो गोकू फिर से प्रशिक्षण लेने के लिए माउंट पाउजू चला गया था। विला में केवल बुला को छोड़ दिया था। सौभाग्य से बुल्मा हमेशा गोकू के प्रशिक्षण के बारे में बहुत सहायक था। वह जो बचपन से ही साहस करना पसंद करती थी, वह भी एक निष्क्रिय व्यक्ति नहीं थी। टाइट्स से पृथ्वी के बाहर होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में जानने के बाद बुल्मा के दिल में हमेशा थोड़ी चिंता थी। इस प्रकार वह अपने पति के प्रशिक्षण का बहुत समर्थन करती थी। यहाँ उसका रवैया मुख्य कहानी की दुनिया में चीची के बिल्कुल विपरीत था। यह शायद इसलिए था क्योंकि बुला का परिवार पृथ्वी पर सबसे अमीर परिवार था। उसके परिवार का पैसा व्यावहारिक रूप से अटूट था। इसके अलावा बचपन के प्रेमी के रूप में बुला गोकू के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानता था, इसलिए दोनों पक्ष एक दूसरे के बहुत अच्छे पूरक हैं। इसके अलावा ग्रह होंगशान पर बाडॉक की उच्च स्थिति के साथ गोकू के परिवार को पैसे के बारे में कोई दबाव नहीं था, इसलिए मजबूत बनने के लिए एक खुले दिमाग की प्रेरणा भी थी। इस प्रकार गोकू पूरे दिल से अपने प्रशिक्षण के लिए प्रतिबद्ध हो सकता था। बुला के शब्दों में, जब तक गोकू मजबूत हो जाता है, हमारा परिवार और भी सुरक्षित रहेगा। जब जिया और अन्य लोग वापस आए तो बुला प्रयोगात्मक उपकरणों के ढेर के सामने झुकी हुई थी, अंदर की संरचना का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर रही थी। वह हाथ में स्क्रूड्राइवर पकड़े हुए पसीना पोंछ रही थी जब उसने जिया को खोजा। अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? अपने हल्के बैंगनी बालों के साथ अपने चेहरे से चिपके हुए बुल्मा चमक रही थी क्योंकि उसने एक खुश मुस्कान दी थी। बुला के थोड़े उभरे हुए पेट को देखकर जिया अंदर से विलाप किए बिना नहीं रह सका। बुला पहले से ही गर्भवती है। गोकू बहुत तेज है। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि उनके बच्चे का नाम गोहन रखा जाएगा या नहीं। गोहन नाम का उपयोग गोकू के दादा को मनाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे संभवतः बदला नहीं जाएगा। हालांकि बुला के परिवार के जीन वास्तव में शक्तिशाली हैं, इसलिए इस बच्चे के बालों का रंग भी बुला की तरह हल्का बैंगनी हो सकता है। ये भी ध्यान रखना दिलचस्प था कि डॉक्टर ब्रीफ और उनकी पत्नी के बालों का रंग क्रमशः हल्का बैंगनी और सुनहरा था, और बुला और टाइट्स के बालों का रंग भी क्रमशः हल्का बैंगनी और सुनहरा था। इसके अलावा फ्यूचर ट्रंक सर और बुल्ला के बाल भी हल्के बैंगनी थे। उनके परिवार के जीन वास्तव में मजबूत थे, और उनके पास एक युवा उपस्थिति भी थी जो समय बीतने का सामना करती है, जो सयन से बहुत कम नहीं थी। गोकू फिर से ट्रेनिंग के लिए गया है। हाँ, उसने क्रिलिन और अन्य लोगों को एक साथ प्रशिक्षण के लिए बुलाया। बुल्मा ने एक कप गर्म चाय बनाई और बैठ गई। शिलीग ने बुला के सपाट पेट को देखने से पहले उसके पेट को छुआ। मायज और मैंने जिया के साथ ऐसा कुछ भी कम नहीं किया, तो हमारे पेट ने थोड़ी भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हमने युवाओं का फव्वारा पिया था, या एक उच्च आयाम प्राप्त करने के लिए हमारे प्रशिक्षण के कारण? शिलीग ने सोचना बंद कर दिया और कुछ ईर्ष्या से कहा, बुला आप पहले से ही गर्भवती हैं, इसलिए आपकी देखभाल करने के लिए किसी की आवश्यकता है। इसके अलावा आप कुछ काम अलग रख सकते हैं। बुला धीरे से मुस्कुराई और अपने चेहरे पर खुशी लिखे हुए कहा, मैं केवल 3 या 4 महीने की गर्भवती हूँ। हालांकि मेरी बहन टाइट्स आमतौर पर आती है। आप उन छोटे रोबोटों को देखते हैं, उनके द्वारा कुछ भारी काम किया जाता है। छोटे रोबोटों के पास एक गोलाकार सिर था जो भारी वस्तुओं को ले जाने के लिए उपयुक्त था। आपको सावधान रहना चाहिए, मायज ने कहा। हाल ही में बुला फिदिया लोगों के अंतरिक्ष यान का अध्ययन कर रहा था। ये थकाऊ था, लेकिन एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में वह डॉक्टर ब्रीफ के समान थी। इस प्रकार वह उन्नत तकनीक को देखने के बाद इसका अध्ययन करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। कुछ घंटों बाद गोकू क्षतिग्रस्त कपड़ों के साथ घर लौट आया। जब उसने जिया और उसकी पत्नियों को देखा तो गोकू ने उत्साहपूर्वक अभिवादन किया। जिया, मैं इस अवधि में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया हूँ, तो आप मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तिएन शिनहान को कब वापस बुलाएंगे? जब से उन्हें पता चला कि जिया या तिएन शिनहान को प्रशिक्षण के लिए प्लेनेट मेटामोर ले गए, गोकू फिर से उससे लड़ने के लिए उत्सुक था। जिया मुस्कुराया और कहा, आपकी वर्तमान युद्ध शक्ति तिएन शिनहान की युद्ध शक्ति से कम है, इसलिए आपको अभी भी अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। हालांकि आप देख सकते हैं कि बुल्मा गर्भवती है, लेकिन आप अभी भी इस तरह से भाग रहे हैं, यह अच्छा नहीं है, है ना? गोकू शर्मा गया और अपना सिर खुजलाते हुए
अपराध बोध के साथ बोला, हाँ तुम सही हो, मैं केवल अपने मामलों के बारे में सोच रहा था। जिया की बात मत सुनो, आप चाहें तो ट्रेन में जा सकते हैं ताकि आप मेरी बेहतर सुरक्षा कर सकें। वह दूसरों को समझने में अच्छा था। तुम दोनों novelUSB.com। जिया ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने शिलिंग और मायर्स के साथ प्रस्थान करने से पहले उनके साथ सेंजू बीन्स का एक बैग छोड़ दिया। वापस लौटते समय शीलिंग ने एक नर्म आवाज में जिया से कहा, काकररोट और बुला एक दूसरे के लिए काफी उपयुक्त हैं, उनके स्वभाव एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, आखिरकार वे बचपन के प्रेमी थे और एक दूसरे के बारे में उनकी समझ काफी गहरी है। जैसे ही उन्होंने मुख्य कहानी और गोल्डन फ्लेम वर्ल्ड के बुला और गोकू की दुनिया के बारे में सोचा, जिया ने भावनाओं से आह भरी। सौभाग्य से इस दुनिया के गोकू और बुला आखिरकार पति पत्नी बन गए। हाँ, शिलिंग, मायर्स, बुला पहले से ही गर्भवती है, इसलिए आप दोनों को कड़ी मेहनत करनी होगी। शीलिंग का चेहरा लाल हो गया। हालांकि उनकी शादी को कई साल हो चुके थे और इतने लंबे समय के बाद बच्चे पैदा नहीं करना एक समस्या थी। उन्होंने कहा, ये पूरी तरह से हमारी गलती नहीं है जिया, आप भी पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे हैं। जिया मुस्कुराई और दोनों महिलाओं को खेल खेल में देखा। क्या होगा अगर हम वापस जाएं और कड़ी मेहनत करें, एक भोगवादी जीवन जिएं? इसे ले आओ। मायर्स ने जमकर मजाक उड़ाया और जमकर चकाचौंध की। 14 साल की उम्र में जिया के बिस्तर पर चढ़ने की हिम्मत करने वाली एक लड़की के लिए मायर्स शिलिंग की तुलना में अधिक साहसी था। जबकि जिया का परिवार बेबी मेकिंग में व्यस्त था, उत्तरी क्षेत्र सितारों की रोशनी से दूर अंधेरे में छिपे एक भटकते ग्रह पर जमे हुए तारा एक बेहद ठंडा और बर्फीला ग्रह था। इसे एक निर्जीव ग्रह माना जाता था। ठंडे मौसम और जमी हुई जमीन ने जीवित प्राणियों के लिए इस पर जीवित रहने के लिए अनुपयुक्त बना दिया। तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे था। यहाँ ऑक्सीजन भी नीले तरल रूप में था। हो, इस राजा ने आखिरकार इतने लंबे समय के बाद एक सफलता हासिल की है। फ्रीजा, जिसका पूरा शरीर एक चांदी की चमक उत्सर्जित कर रहा था, ने अपनी रक्त लाल आंखें खोलते हुए कहा। हत्या के इरादे से आने वाले इरादे ने पूरे ग्रह को हिला दिया। 3 साल पहले के चमकदार सफेद रंग की तुलना में वर्तमान चांदी सफेद रंग, जो एक धातु चमक की तरह था, और भी चमकदार था। फ्रीजा 10 साल से इस जमे हुए तारे पर प्रशिक्षण ले रहे थे। इन 10 वर्षों में अपनी दुर्जेय प्रतिभा और सत्ता की तीव्र इच्छा पर भरोसा करके उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई। वर्तमान में उनकी युद्ध शक्ति 18 बिलियन थी। यह एक ऐसा मूल्य था जो लोगों को निराशा में छोड़ सकता था। जैसे ही उसने अपने शरीर के भीतर बहने वाली दुर्जेय शक्ति को महसूस किया, फ्रीजा संतुष्टि के साथ मुस्कुराया और उसके दिल में पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की इच्छा पैदा हुई। फ्रीजा ने नशे में अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने प्रशिक्षण बंद कर दिया तो उसके शरीर में दुर्जेय शक्ति हिंसक रूप से घूमने लगी। ये बहुत असहज था। हे, इस राजा की ताकत इतनी बढ़ गई है, इसलिए इसे नियंत्रित करना आसान नहीं है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार यह उस छोटे प्राचीन योद्धा से निपटने के लिए पर्याप्त है। इस राजा की सेना को वापस लेने का समय आ गया है। पूरी गैलेक्सी फ्रीजा के पैरों के नीचे काम करेगी। अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए फ्रीजा ने ब्रह्मांड पर शासन करने के रोमांच के बारे में कल्पना की। फिर उनका शरीर बहुत सिकुड़ गया। धीरे धीरे उनके चांदी सफेद अंतिम रूप से सफेद रंग के बलुआ पत्थर की सामान्य अवस्था में बदल गया। हालांकि फ्रीजा की ताकत कम होने लगी थी, लेकिन सामान्य राज्य में उनकी वर्तमान युद्ध शक्ति पिछले 530,000 की तरह नहीं थी। इसके बजाय यह एक भयावह 80 मिलियन था। इसमें पूरे 150 गुना की वृद्धि हुई थी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 385 महान संघर्ष की दुनिया। नॉर्थ एरिया के तारों से भरे आसमान में फ्रीजा तेजी से आगे बढ़ रहा था। जमे हुए ग्रह को छोड़ने और अपनी ताकत को सामान्य अवस्था में कम करने के बाद फ्रीजा, जिसने महसूस किया कि बेजोड़ महत्वाकांक्षा से भरा था क्योंकि उसने अपने पूर्व बलों की ओर जाने के लिए अपने अंतरिक्ष यान को पायलट किया था। चूंकि वह खुद को अजेय मानता था, इसलिए फ्रीजा अपने सुरुचिपूर्ण और सज्जन पक्ष में लौट आया था, उद्देश्यहीन रूप से ब्रह्मांड में घूम रहा था। फ्रीजा का तीसरा प्रशासन ग्रह डोडोरिया और बाल्फे को खबर मिली कि राजा फ्रीजा लौटने वाला है। वे सभी दूरस्थ ग्रह से लौट आए। बहुत दूर नहीं, आबो और काडो भाई बिना किसी अभिव्यक्ति के खड़े थे। वे लंबे समय से सम्मानपूर्वक वहां इंतजार कर रहे थे। विशेष रूप से डोडोरिया को राजा फ्रीजा की वापसी की खबर मिलने के बाद वह उत्साह की स्थिति में था। वह कई सालों से इस पल का इंतजार कर रहे थे। उसके प्रताप के लौटने के बाद आपको दरकिनार कर दिया जाएगा। डोडोरिया, जो फ्रीजा की कमान के अधीन होने में गर्व महसूस करते थे, ने अपनी आंखों में व्यंग्य के साथ अबो और काडो भाइयों को देखा। जैसे ही राजा फ्रीजा लौटे, डोडोरिया एक बार फिर सेकंड इन कमांड होगा। इस बारे में अबो और काडो ने शांत और उदासीन दिखाई देते हुए कुछ भी व्यक्त नहीं किया। लंबे समय के बाद एक डिस्क के आकार का अंतरिक्ष यान धीरे धीरे वायुमंडल में छेद किया और हवाई यातायात नियंत्रण क्षेत्र में उतरा। एक झंझरी गैस निर्वहन ध्वनि के बाद केबिन का
दरवाजा खोला गया और फ्रीजा की सफेद बलुआ पत्थर की तरह आकृति हर किसी की दृष्टि में दिखाई दी। राजा फ्रीजा, डोडोरिया, बाल्फे और अन्य लोग जल्दी से आगे बढ़े और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। फ्रीजा उदासीन रूप से मुस्कुराया और अंतरिक्ष यान से उतरा जैसे कि रसातल से आने वाला राक्षस। उनकी भयावह आभा ने दृश्य पर सभी को ठंड का एहसास कराया। जैसा कि अपेक्षित था, राजा फ्रीजा अब और भी शक्तिशाली हो गया है। डरावना, डोडोरिया ने घबराहट के साथ सोचा। मिस्टर डोडोरिया, मिस्टर बाल्फे, आपने पिछले कुछ वर्षों में कड़ी मेहनत की है, फ्रीजा ने विनम्रता से कहा। जो लोग फ्रीजा को नहीं जानते थे, वे सोचेंगे कि वह एक उत्कृष्ट अभिजात वर्ग था। डोडोरिया और बाल्फे कांप गए और उत्साहित होकर कहा, राजा फ्रीजा, आप आखिरकार वापस आ गए हैं। फ्रीजा मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, इससे पहले कि उसकी राक्षसी रक्त लाल आंखें आबो और काडो भाइयों की ओर बह गईं। उन्होंने कहा, आपने पिछले कुछ वर्षों में अच्छा काम किया है। ओह, वैसे मैंने सुना है कि शिसोमी के साथ आपका रिश्ता बहुत तनावपूर्ण है। क्या ऐसा है? हम हिम्मत नहीं करते। अबो और काडो भाइयों ने जल्दी से इनकार कर दिया। शिसोमी फ्रीजा के तहत एक जनरल भी थे जिन्हें फ्रीजा कॉप्स स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के रूप में जाना जाता था। वह मृत कप्तान गिन्यू से भी अधिक शक्तिशाली था। फ्रीजा ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया जो एक मुस्कान भी नहीं थी और सीधे उन्हें देखा। इस अस्पष्ट रवैये ने अबो और काडो भाइयों को बेचैन कर दिया। उनकी पीठ ने अनैच्छिक रूप से ठंड का उत्सर्जन किया। थोड़ी देर बाद फ्रीजा धीरे से हंसे और भाइयों के कंधों को थपथपाया। चूंकि यह राजा वापस आ गया है, मुझे पिछले कुछ वर्षों में कोर की स्थिति पर एक रिपोर्ट दें। अबो और काडो भाइयों को लगा जैसे उन्हें बोझ से राहत मिली है, क्योंकि उनके माथे से पसीने के बीन आकार के मोती निकल रहे थे। फ्रीजा के सामने वे अब फ्रीजा फोर्स के स्वामी नहीं थे। यद्यपि प्रभारी होने का स्वाद बहुत अच्छा था, लेकिन वे ऐसी शक्ति के प्रति लगाव महसूस करने की हिम्मत नहीं करते थे। चूंकि सही मालिक आ गया था, इसलिए उन्हें तुरंत इसे छोड़ना पड़ा। राजा फ्रीजा, हाल के दिनों में हर जगह उन दोषपूर्ण कोर से बाधाओं के कारण हमारी सेनाओं ने बहुत अच्छी तरह से विकास नहीं किया है। इसके अलावा कई क्षेत्राधिकार ग्रह कुछ बर्बर लोगों के हाथों में पड़ गए हैं। फ्रीजा अब रिपोर्ट नहीं सुन सकता था, क्योंकि उसके चेहरे पर एक बर्फीली मुस्कान लटक रही थी। अचानक फ्रीजा ने अपना सिर उठाया। उसके बैंगनी होंठ एक क्रूर मुस्कान में संघनित हो गए। वे ग्रह इस राजा की निजी संपत्ति हैं। चूंकि वे उन्हें निगलने की हिम्मत करते हैं, तो उन्हें कीमत चुकानी पड़ती है। खैर, अबो और काडो, आप लोगों को शिसोमी और तागोमा के साथ मिलकर फ्रीजा कोर को फिर से स्थापित करना चाहिए। ये पूरी आकाशगंगा को पुनर्गठित करने का समय है। चलो उत्तरी क्षेत्र से शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि उन गद्दारों को मौत से भी बदतर जीवन जीने का स्वाद चखने का मौका मिले। अब जब कोई कूलर नहीं था और किंग कोल्ट उसे वापस पकड़ रहा था, तो फ्रीजा की दृष्टि अब छोटे उत्तरी क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। भविष्य में वह आसपास की आकाशगंगाओं को जीतने का प्रयास करेगा। हाँ, राजा फ्रीजा, हम इस मिशन को पूरा करेंगे। अबो और काडो ने तेज आवाज में जवाब दिया। अगर वे कर सकते थे, तो वे एक पल के लिए भी फ्रीजा के पक्ष में नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि फ्रीजा ने उन पर बहुत अधिक दबाव डाला था। इसके बजाय एक सेना का नेतृत्व करना सबसे अच्छा विकल्प था। इस प्रकार शिसोमी और तोगमा के साथ मिलकर गद्दारों को खत्म करने के लिए सेना का नेतृत्व करना बहुत आसान था। हट जाओ, फ्रीजा ने अपना हाथ हिलाया और आदेश दिया। दोनों भाइयों के चले जाने के बाद फ्रीजा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और डोडोरिया से उदासीन रूप से पूछा, इन कुछ वर्षों में क्या अबो और काडो ने अच्छा व्यवहार किया था? डोडोरिया ने हंसते हुए कहा, महामहिम उन पर दबाव डाल रहे हैं, तो अच्छा व्यवहार न करने की हिम्मत कैसे करेंगे? फ्रीजा ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, ये सर्वश्रेष्ठ के लिए है। उन्हें नेतृत्व करने दीजिए। ये राजा पूरी आकाशगंगा को जेब में रखना चाहता है। ओह, वैसे प्राचीन योद्धा की जांच कैसे चल रही है? फ्रीजा ने अचानक विषय बदल दिया और प्राचीन योद्धा के बारे में पूछा। जैसे ही उसने सुनहरे बालों वाले प्राचीन योद्धा के बारे में सोचा, फ्रीजा ने नफरत से अपने दांत पीस लिए। वह चाहता था कि वह प्राचीन योद्धा को 1000 टुकड़ों में फाड़ सके, लेकिन ये हार के कारण भी था जिसने फ्रीजा को अपनी कमियों का एहसास कराया और एक शक्तिशाली शरीर को प्रशिक्षित किया। अब तक फ्रीजा को अभी भी पता नहीं था कि उसका तथाकथित प्राचीन योद्धा वास्तव में एक सुपर सैयन था। डोडोरिया ने अफसोस से अपना सिर हिलाया, कुछ कदम पीछे हट गए और फ्रीजा से माफी मांगी। महाराज, मैं अभी भी प्राचीन योद्धा के ठिकाने का पता नहीं लगा पाया हूँ। किंग कोल्ट के क्षेत्र को नष्ट करने के बाद प्राचीन योद्धा ब्रह्मांड से वाष्पित हो गया और फिर कभी प्रकट नहीं हुआ। धमाका, फ्रीजा की पूंछ प्रबलित फर्श से टकरा गई, जिससे इसमें दरार आ गई। फ्रीजा जोर से कांप उठा और उसकी आवाज उदासीन और हत्या के इरादे से भरी हो गई। उसकी तलाश जारी रखो, यहाँ तक कि अगर आपको पूरी आकाशगंगा को उल्टा करना है, तो आपको उसे ढूंढना होगा, फ्रीजा ने आदेश दिया। प्राचीन योद्धा उसके दिल में एक तेज कांटे की तरह था, इसलिए अगर वह उसे नष्ट नहीं करता है, तो फ्रीजा को ऐसा लगेगा जैसे उसके गले में एक मछली की हड्डी फंस गई थी। यद्यपि वह अपनी ताकत के महान सुधार के कारण प्राचीन
योद्धा को महत्व नहीं देता था। फ्रीजा ने किसी भी दुर्घटना की संभावना नहीं होने दी क्योंकि प्राचीन योद्धा भी मजबूत हो जाएगा। हाँ, डोडोरिया की अभिव्यक्ति अचानक कठोर हो गई, उसकी गुलाबी त्वचा कांप रही थी। ... किसी अज्ञात ग्रह पर कहीं और। अरे हा, कुछ ऊर्जा तरंगे तेजी से बाहर निकलती हैं, जो विशाल आकाश में एक नीली चमक बनाने के लिए एक साथ मिलती हैं। ऊर्जा लहर को फायर करने के बाद वेगेटा ने पृथ्वी को बड़ी ताकत के साथ हिलाया, जिससे एक बड़ा छेद खुल गया। इस बीच वेगेटा जल्दी से ऊर्जा लहर के सामने दिखाई दिया और रक्षात्मक मुद्रा डाल दी। बूम! ऊर्जा लहर ने उसके शरीर पर प्रहार किया और एक विशाल विस्फोट पैदा किया। कुछ समय बाद घना काला धुआं फैल गया और वेगेटा बिना किसी नुकसान के दिखाई दिया। उनके शरीर पर युद्ध कवच काला हो गया था और यह कुछ स्थानों पर फटा हुआ था। वेगेटा ने 100 मीटर दूर उभरी हुई पहाड़ी को देखा। वेगेटा की आंखें एक उज्ज्वल प्रकाश के साथ चमक उठीं और अचानक उसके शरीर से शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी, जिससे विस्फोट से मलबा पैदा हुआ। कच! ठोस जमीन पर अचानक लहर जैसी लहर दिखाई दी और जिस क्षण भव्य आभा फूट रही थी, अंधेरे खड्ड अचानक जमीन को खोलकर विभाजित हो गए। गड़गड़ाहट! पृथ्वी डूब गई। एक बिखरे हुए क्षेत्र का खुलासा किया, व्यास में 100 मीटर। उसी समय वेगेटा ने अपने हाथों को अपने सिर पर उठाया और आकाश की ओर एक जोर से रोया, आह! जैसे ही वह चिल्लाया, उसके शरीर से ऊर्जा फूट गई और एक विशाल ऊर्जा गेंद बन गई। ऊर्जा की गेंद शानदार ढंग से चमक रही थी। इस पल में वेगेटा एक चमकदार नए सितारे में बदल गया था। जमीन पर मलबा धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो गया और वेगेटा के चारों ओर तैरने लगा। अंतिम फ्लैश! हाथ खुले होने के साथ वेगेटा के केंद्र में चारों ओर जोरदार ऊर्जा शूट की गई। एक बड़ा वायु प्रवाह एक गोलाकार वैक्यूम क्षेत्र बनाने के लिए एक साथ संघनित होता है। विशाल ऊर्जा के गोले तेजी से गरजते हुए अजगर की तरह बाहर फेंक दिए गए। बेरहमी से उसके चारों ओर सब कुछ निगल गए। उच्च शुद्धता ऊर्जा ने एक अत्यंत उच्च तापमान का उत्पादन किया, तुरंत सतह पर लोहे की गांठों को पिघला दिया। शक्तिशाली झटके ऊबड़ खाबड़ जमीन में बह गए, जिससे घर्षण के कारण झंझरी आवाजें पैदा हुईं। बूम! एक भयावह मशरूम बादल उठा और जैसे सितारों में विस्फोट हो गया हो, सूरज ने अपनी भव्यता खो दी थी। लंबे समय के बाद अत्याचारी ऊर्जा धीरे धीरे कम हो गई। वेगेटा से हजारों मीटर दूर एक अज्ञात गहराई और 1 किलोमीटर के व्यास के साथ एक विशाल अंगूठी के आकार का गड्ढा दिखाई दिया था। क्रेटर के अंदर पिघला हुआ लावा बह रहा था और उसके ऊपर काले धुएं के गुब्बार तैर रहे थे। क्रेटर के परिवेश में एक तबाह क्षेत्र कई किलोमीटर तक फैला हुआ दिखाई दिया। नोवेल यूएसबी कॉम्पनी की द्वारा नष्ट की गई भूमि को देखकर वेगेटा बेतहाशा हंसा। फिर वेगेटा शांत हो गया और कहा, यह मेरी ताकत का केवल 10वां हिस्सा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें बहुत सुधार हुआ है, लेकिन फ्रीजा की तुलना में यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। मैं थोड़ी देर आराम करूंगा और फिर ट्रेनिंग जारी रखूंगा। फ्रीजा की 530,000 की युद्ध शक्ति की तुलना में वेगेटा अभी भी बहुत दूर था, लेकिन भले ही वह वर्तमान में सुपर सैयान के साथ तुलना नहीं कर सकता था, वह कम से कम एक कदम करीब है। ये सोचकर वेगेटा के मुंह में मुस्कान आ गई। फिर वह विशाल भूमि पर लेट गया और आकाश का सामना किया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 386। हम आपको ढूंढ रहे हैं दूरी में। ये तब तक नहीं था जब तक कि आसपास की ऊर्जा धीरे धीरे कम नहीं हो गई कि नप्पा और राडित्स ने राहत की सांस ली। वेगेटा से ऊर्जा तरंगे बेलगाम तरीके से उठीं। नाजुक और कमजोर लोगों के रूप में वे चिंतित थे कि उन्हें गलती से उड़ान भरने के लिए भेजा जाएगा। वाह, वेगेटा वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं है। भले ही उसकी युद्ध शक्ति पहले से ही 26,000 तक पहुंच गई है। अगर यह मैं होता तो मैं पहले से ही अपनी आस्तीन पर हंस रहा होता। नप्पा ने अपने गंजे सिर को थपथपाते हुए आश्चर्यचकित महसूस किया। राडित्स ने अपनी हथेलियों को एक साथ जोड़ा और फुसफुसाते हुए कहा, वेगेटा हमेशा फ्रीजा को पार करना चाहता था। वह इतनी छोटी युद्ध शक्ति से संतुष्ट नहीं होगा। ओह फ्रीजा! जब नप्पा ने फ्रीजा नाम सुना तो वह कांपने के बिना नहीं रह सका। सैयों के पीछे ऐसे दुश्मन के बारे में सोचकर उसका चेहरा बदसूरत हो गया। मेरे पास केवल 7,000 बैटल पावर है और मैं फ्रीजा से लड़ने की हिम्मत नहीं करता। ये भी था कि नप्पा ने वेगेटा के बारे में प्रशंसा की। वह जानता था कि वह उससे लड़ नहीं सकता था, लेकिन वह अभी भी ऐसा करना चाहता था। इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत थी। वेगेटा के मजबूत अनुरोध पर वे 3 साल से इस अज्ञात ग्रह पर प्रशिक्षण ले रहे थे। वेगेटा की युद्ध शक्ति धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन नप्पा और राडित्स को एक अड़चन का सामना करना पड़ा। उनकी युद्ध शक्तियां क्रमशः 7,000 और 2,500 पर रुक गईं। मुझे कहना होगा कि इस तरह का दबाव सैया के लिए एक बहुत अच्छा उत्प्रेरक है। हालांकि वेगेटा और अन्य लोगों ने अपने प्रशिक्षण में कभी कमी नहीं की, लेकिन पिछले 3 वर्षों के प्रशिक्षण में उन्होंने जो परिणाम प्राप्त किए थे वे उससे 10 साल पहले प्राप्त किए गए परिणामों से अधिक थे। पिछले 3 वर्षों में चाहे वह वेगेटा, नप्पा या राडित्स हो, वे फ्रीजा के प्रभाव के बारे में चिंतित थे, तब भी जब वे रात में सोते थे।
कोई भी बहुत अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि यह सरल जीवन कितना असहज था। यहाँ तक कि नप्पा को भी लगा कि वह जल्द ही पागल हो जाएगा। लेकिन किसी कारण से उनकी ताकत दोगुनी हो गई थी। नप्पा के विलाप को सुनकर राडिट्स भी बहुत असहज है। हाँ, अगर यह फ्रीजा द्वारा जाना जाता है तो हम दुखी हो जाएंगे। नप्पा ने इस बार राडिट्स को फटकार नहीं लगाई, इसके बजाय उन्होंने सिर हिलाया। गहराई से आश्वस्त हुए कि उनके पास फ्रीजा के खिलाफ विद्रोह करने का साहस नहीं था जैसा कि वेगेटा ने किया था। ... कुछ दिनों बाद वेगेटा हमेशा की तरह प्रशिक्षण ले रहा था जब एक चांदी ग्रे अंतरिक्ष यान अचानक वायुमंडल से गुजरा और उतरा। एक काली छाया नीचे डाली गई थी। यह एक सूखी हुई नदी के ऊपर रुकने से पहले उजाड़ भूमि पर चला गया। जब वेगेटा और अन्य ने अंतरिक्ष यान की खोज की तो उनके चेहरे बदल गए। यह अंतरिक्ष यान यहाँ क्यों उतरा? क्या फ्रीजा को एहसास हो सकता था कि वे वापस नहीं गए और किसी को उनकी तलाश करने के लिए भेजा? वेगेटा के चेहरे की अभिव्यक्ति उदास थी और उसकी आंखों में एक बर्फीली जानलेवा चमक चमक रही थी। वह आकाश में चढ़ गया और उस क्षेत्र की ओर उड़ गया जहां अंतरिक्ष यान उतरा था। बहुत समय पहले वेगेटा ने इस अज्ञात ग्रह को लगभग नष्ट कर दिया था, इसलिए जिन स्थानों से उसने उड़ान भरी थी वे उजाड़ रेगिस्तान थे। डिटेक्टर चालू करें और अंतरिक्ष यान में ऊर्जा को देखें, वेगेटा ने ठंडे ढंग से आदेश दिया। नप्पा ने सिर हिलाया और अपने कान के बगल में सिंगल लेंस एनर्जी डिटेक्टर पर एक बटन दबाया। उन्होंने केवल बीप 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 की आवाज सुनी क्योंकि डेटा की लाइनें उनकी आंखों के सामने फ्लैश हो रही थीं और एक जोरदार धमाके के साथ ऊर्जा डिटेक्टर जल गया। जब वेगेटा और अन्य लोगों ने डिटेक्टर को जलते हुए देखा तो उनका रंग तुरंत बदल गया। हालांकि उनके ऊर्जा डिटेक्टर पुराने थे, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण था कि ऊर्जा डिटेक्टरों की सीमा 10,000 से अधिक थी। ऊर्जा डिटेक्टर को इतनी जल्दी जलाने के लिए दूसरे पक्ष की ऊर्जा कम से कम 15,000 थी। वेगेटा, हमें क्या करना चाहिए? नप्पा ने नर्वस भाव के साथ वेगेटा की ओर रुख किया। अपने दांतों को भींचते हुए वेगेटा ने उदासीन रूप से कहा, चलो चलते हैं। उठो और एक नजर डालिए। मुझे उम्मीद है कि स्थिति बहुत बड़ी नहीं है। इसके साथ ही वेगेटा ने मोर्चा संभाला। नजरों का आदान प्रदान करने के बाद नप्पा और राडिट्स केवल बने रहने की पूरी कोशिश कर सकते थे। यदि वे वेगेटा से बहुत दूर चले गए तो वे अपनी सुरक्षा की गारंटी देने में असमर्थ होंगे। लैंडिंग साइट पर अंतरिक्ष यान का केबिन दरवाजा आखिरकार खुल गया और इसमें से 9 आंकड़े सामने आए। 5 पुरुष और 4 महिलाएं, जिनमें से 2 थोड़े पुराने मध्यम आयु वर्ग के लोग थे। अंकल मुयंग, क्या आपको लगता है कि वे इस ग्रह पर हैं? पोनीटेल वाली एक खूबसूरत लड़की ने पूछा। मुयंग नाम के आदमी ने हंसते हुए कहा, मिस एलिस, ये सब आपके पिता सर बाडॉक द्वारा भविष्यवाणी की गई है। आपका भाई निश्चित रूप से यहाँ है। नॉवल्यूएसबी.com। एलिस ने सिर हिलाया और मुयंग के बगल में लड़के से कहा, लारेट, थोड़ी देर में चलो उनकी ताकत का परीक्षण करते हैं। लारेट नाम का लड़का मुस्कुराया, लेकिन वह सहमत नहीं हुआ। आप चाहें तो जा सकते हैं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या? एलिस की आंखें तिरछी हो गईं और उसके जैड जैसे फैक पर नाराजगी की अभिव्यक्ति दिखाई दी। आपको मेरी बात सुननी होगी। अगर तुम लड़की नहीं होती तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही हरा चुकी होती, लारेट धीमी आवाज में फुसफुसाए। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, लारेट ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। यद्यपि वह एलिस से 1 साल छोटा है, लेकिन उसने अक्सर एलिस को कुछ छोटा लाभ हासिल करने की अनुमति दी। हैरानी की बात यह है कि अंतरिक्ष यान से उतरने वाले 9 लोग एलिस स्क्वाड थे, जिसका गठन एलिस ने किया था। उनके साथ 2 मध्यम आयु वर्ग के लोगों ने उत्तरी क्षेत्र में प्रवेश किया था। इस बार विशेष रूप से अपने गार्डियन कॉर्प्स के सदस्यों की रक्षा के लिए मुयंग और सैदी, जो दोनों शक्तिशाली सेनानी थे, उनकी युद्ध शक्तियां 120,000 तक पहुंच गई थीं। मुयंग और सैदी सैयन का पहला बैच था जो होंगशान ग्रह पर चला गया था। मूल रूप से निम्न स्तरीय योद्धा के रूप में इन सभी वर्षों के लिए कड़ी मेहनत करने और ट्री ऑफ माइट के फल लेने के बाद वे ग्रह होंगशान पर सुपर योद्धा बन गए थे। अब गार्डियन कॉर्प्स के मुख्य सदस्यों के रूप में उन्हें एलिस और अन्य लोगों की रक्षा के लिए बाडॉक द्वारा भेजा गया था। उन सभी के पास काली सीमाओं के साथ गहरे लाल रंग के युद्ध कवच थे, जो गंभीर और दमनकारी लग रहे थे। वेगेटा ने सावधानीपूर्वक उनके पास पहुंचा। जब दोनों पक्ष मिले तो उन्हें इन लोगों द्वारा पहने गए सुंदर युद्ध कवच और उनके पीछे लहराती भूरे रंग की पूंछ पर एक स्पष्ट नजर मिली। वेगेटा की अभिव्यक्ति बदल गई। वे सभी सैयां हैं। क्या यह नहीं कहा गया था कि हर सैयान को फ्रीजा ने मार डाला था? नप्पा पागलों की तरह चिल्लाया। चुप रहो, वेगेटा ने गुस्से से डांटा, क्योंकि उसने अपने सामने सैया को देखा था। अचानक उसे याद आया कि जिया ने उसे क्या बताया था और पूछा, क्या आप सभी जिया के लोग हैं? हाँ, हम सर जिया की गार्जियन कोर के सदस्य हैं, मुयंग ने जवाब दिया, न तो जल्दबाजी में और न ही विनम्रता से। प्लांट वेगेटा के समय के दौरान वेगेटा एक उच्च और शक्तिशाली राजकुमार था, लेकिन अब ये ग्रह होंगशान का युग था। प्रिंस वेगेटा की स्थिति मुयंग को बिल्कुल नहीं डराती है। इसके अलावा उनकी 120,000 युद्ध शक्ति वेगेटा की तुलना में कहीं अधिक थी।
मुयंग के दिल में सर जिया एकमात्र शक्तिशाली सैन्य नेता थे। गार्डियन कोर, वेगेटा ने खुद से बुदबुदाया। ये स्पष्ट था कि यह एक संगठन का नाम था। जब मुयंग ने वेगेटा के भ्रम की अभिव्यक्ति को देखा तो उन्होंने कहा, गार्डियन कॉर्प्स सर जिया द्वारा सयान के ग्रह की रक्षा के लिए गठित एक टुकड़ी है। इसके 1000 सदस्य हैं। वेगेटा ने सिर हिलाया। इसी तरह का एक संगठन ग्रह वेगेटा के समय के दौरान मौजूद था। इसे प्रथम श्रेणी के सशस्त्र बल के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन ये प्लेनेट वेगेटा की मुख्य ताकत नहीं थी। आप इस बार क्यों आए हैं? मैंने पहले ही कहा था कि मैं जिया की फोर्स में शामिल नहीं होऊंगा। वेगेटा एक गर्वित व्यक्ति था। अब भी जब वह अपना पद खो चुका था तो उसका दूसरों के अधीनस्थ होने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय वह खुद को छिपाएगा और फ्रीजा से बदला लेगा। अचानक सैदी जोर से हंसे और आगे बढ़े। इस बार हम यहाँ आपके लिए नहीं हैं, बल्कि उसके लिए हैं। उसने रेडिट्स पर अपनी उंगली उठाई, जो पीछे खड़ा था। मैं? रेडिट्स ने अविश्वास में कहा, मैं सिर्फ एक महत्वहीन निम्न स्तरीय योद्धा हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके लिए यहाँ आने के लायक कैसे हूँ? यह सही है, हम यहाँ आपके लिए हैं, एलिस ने कहा जब वह बाहर कूद गई और निराशा में अपना सिर हिलाते हुए रेडिट्स की परिक्रमा करना शुरू कर दिया। कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है, तुम बहुत कमजोर हो। यदि गोकू के पास भविष्य के सुपर सैयान का प्रभामंडल है, जिसने एलिस को उसे अत्यधिक सम्मान दिया, तो रेडिट्स के पास केवल एक प्रसिद्ध कहावत है, आपकी युद्ध शक्ति केवल 5 है। भविष्य में जो बाडॉक ने देखा, रेडिट्स की उपलब्धियां सीमित थीं, और यहाँ तक कि गोकू के साथ उनका संघर्ष भी था। हालांकि अपने पिता के रूप में बाडॉक वापस कैसे बैठ सकता है और उदासीन रूप से देख सकता है। इसलिए गोकू से परिचित होने के बाद उसने एलिस को उसे वापस लाने का फैसला किया। वर्षों से बाडॉक ने यह भी उम्मीद की कि उन्होंने जो भविष्य देखा वह गलत था। अगर गोकू में सुपर सैया बनने की क्षमता थी, तो रेडिट्स, जिसके पास उससे कहीं अधिक अव्यक्त प्रतिभा थी, अंत में बेहद औसत दर्जे का क्यों होगा? बाडॉक ने इस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उसे उम्मीद थी कि रेडिट्स अपनी भविष्यवाणी को तोड़ सकता है। हालांकि रेडिट्स और गोकू की वृद्धि दर भविष्यवाणी से भटक गई, फिर भी बाडॉक उनसे अंतर देख सकता था। गोकू ने धीरे धीरे एक शक्तिशाली विशेषज्ञ के दिल के साथ अपने स्वयं के मार्शल आर्ट का पीछा किया, जिसने बाडॉक को उसे एक अलग रोशनी में देखा। हालांकि रेडिट्स, यद्यपि उसकी युद्ध शक्ति गोकू से बहुत ऊपर थी, लेकिन उसे शक्तिशाली बनने का कोई जुनून नहीं था। अधिक से अधिक उन्होंने वेगेटा के दबाव के कारण प्रशिक्षण लिया, और इसलिए भी कि केवल प्रशिक्षण से ही वह खुद को बेहतर तरीके से बचा सकते थे। इससे बाडॉक बहुत निराश हो गया। उसी समय उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनका सबसे बड़ा बेटा भविष्यवाणी को तोड़ने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसके बजाय कि वह लक्ष्यहीन रूप से बाहर रहना जारी रखे और लापरवाही से अपने जीवन को फेंक दे, जिसके बाद वह अपने छोटे बेटे के साथ भी लड़ सकता है, उसे ग्रह होंगशान में वापस लाना बेहतर था। हालांकि इससे रेडिट्स औसत दर्जे का रह सकता है, लेकिन इसने कम से कम उसे एक और रास्ता दिया जो भविष्यवाणी से अलग था, जो भविष्यवाणी के अचानक प्रकट होने की रूपरेखा थी। वास्तव में बाडॉक ने रेडिट्स को घर वापस लाने का फैसला करने से ठीक पहले उन्होंने रेडिट्स के प्रति अपनी अपेक्षाओं को छोड़ दिया था। जी हाँ, रेडिट्स एलिस के शब्दों से इतना शर्मिंदा था कि उसका रंग लाल और सफेद के बीच बदल गया, और वह उदास होकर अपना सिर नीचे किए बिना नहीं रह सका। वेगेटा ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, आप रेडिट्स की तलाश क्यों कर रहे हैं? क्या रेडिट्स ने गलती से उन्हें नाराज कर दिया था? नहीं, यह नहीं हो सकता था। अपनी ताकत के साथ रेडिट्स उनसे मिलने के योग्य नहीं था। उन्हें अपमानित करना तो दूर की बात थी, और यह वेगेटा रेडिट्स को नीचे नहीं देख रहा था। इसके अलावा रेडिट्स पिछले कुछ वर्षों में हमेशा उसके साथ रहा है, इसलिए उसे इन लोगों से मिलने का अवसर कैसे मिल सकता है? हम उसे दूर ले जाना चाहते हैं। एलिस ने अपना सिर उठाया, उसकी चमकदार आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं, और हवा में लहराते हुए सुंदर काले बाल थे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 387। रेडिट्स को वापस लाना। भले ही यह रेडिट्स बेकार था, लेकिन आखिरकार वह वेगेटा की टीम का सदस्य है। वह उन्हें बिना कुछ कहे रेडिट्स को दूर ले जाने की अनुमति कैसे देता है? वेगेटा ने पूछा, रेडिट्स ने आपको कैसे नाराज किया? एलिस ने कहा, नहीं, उसने मुझे नाराज नहीं किया क्योंकि वह मेरा बड़ा भाई है। एलिस के शब्दों ने वेगेटा को चौंका दिया। उसने चुपके से डिटेक्टर से लड़की को देखा। उसकी युद्ध शक्ति 5200 थी, जो एक उच्च स्तरीय योद्धा के स्तर से पूरी तरह से परे थी, और उसकी अव्यक्त प्रतिभा मुझे पकड़ती है। क्या रेडिट्स के पास वास्तव में इतनी प्रतिभाशाली बहन है, और मुझे इसके बारे में पता नहीं था? इसके अलावा, इस लड़की के अलावा, यहाँ मौजूद अन्य लोगों के पास भयावह रूप से उच्च युद्ध शक्तियां थीं। मुयंग और सैदी को छोड़कर, जिनकी बैटल पॉवर्स वेगेटा ने डिटेक्टर से जांच करने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि यह उड़ जाएगा। अन्य सभी बहुत शक्तिशाली हैं। novelUSB.com। क्या जिया के सभी अधीनस्थ इतने प्रतिभाशाली हैं? अगर ऐसा नहीं है, तो शायद उन्होंने कुछ जादुई प्रशिक्षण विधि को समझ लिया है। वेगेटा ने अपना सिर हिलाया, उदास लग रहा था। रेडिट्स स्तब्ध था, या कहने के लिए डरा हुआ था।
मैं तुम्हारा भाई कैसे हो सकता हूँ? मेरा एकमात्र भाई एक छोटा भाई है जिसे निचले स्तर के ग्रह पर भेजा गया था। छोटे भाई के लिए प्लेनेट वेगेटा के विनाश से पहले उसकी माँ गिन चिंतित थी कि वह और बाडोक दुर्घटनाओं का सामना कर सकते हैं, इसलिए उसने राडिट्स को उसकी देखभाल करने के लिए कहा। लेकिन अंत में राडिट्स ने वेगेटा का अनुसरण किया और इसके बारे में बहुत ज्यादा परवाह नहीं की। यदि आपके माता पिता को बाडोक और जिन कहा जाता है तो आप निश्चित रूप से मेरे बड़े भाई हैं, एलिस ने गंभीरता से कहा। राडिट्स ने उसे एक खाली अभिव्यक्ति के साथ देखा। अचानक उसने कुछ सोचा और उत्साह में चिल्लाया, क्या ये हो सकता है कि मेरे माता पिता नहीं मरे? क्या उन्होंने आखिरकार बाहर मेरी बहन को जन्म दिया? हाँ, यह इस तरह होना चाहिए था। मेरे माता पिता मरे नहीं हैं। राडिट्स की आंखें अचानक आंसू से भर गईं और उसकी भावनाएं बढ़ गईं। एलिस ने सिर हिलाया। हाँ, वे ग्रह वेगेटा के विनाश की आपदा से बच गए और बाद में मुझे जन्म दिया। अब मैं आपको वापस ले जाऊंगा। राडिट्स का खुश मूड एक भ्रम में बदल गया और वह ये जांचने के लिए अपनी बांह को जोर से दबाने से खुद को रोक नहीं सका कि वह सपना देख रहा था या नहीं। फिर उसने शर्मिंदगी की अभिव्यक्ति के साथ वेगेटा को देखा। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, वेगेटा ने धीरे से कहा। धन्यवाद। राडिट्स ने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया और एलिस के बगल में खड़े होने के लिए चला गया। वेगेटा, बड़े भाई जिया ने मुझे इसे आपको सौंपने के लिए कहा। इसे सावधानी से दूर रखो। एलिस ने एक बैग निकाला और उसे फेंक दिया। फिर उसने अपने हाथों को पकड़ लिया, पीछे मुड़ा और चला गया। वेगेटा ने बैग खोला और अंदर देखा। उसने 30 या 40 सूखी फलियां देखीं। यह क्या है? उसने पूछा। वह जानता था कि जिया उसे बिना किसी कारण के कुछ नहीं भेजेगा। बगल में खड़े मुयंग ने समझाया। उन चीजों को सेंजू बीन्स कहा जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी चोटें कितनी भारी हैं, जब तक आप मर नहीं गए हैं। यदि आप उनमें से एक खाते हैं तो आप तुरंत अपनी चरम स्थिति में ठीक हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि सेंजू बीन्स हमारे गार्जियन कॉर्प्स में बहुत दुर्लभ हैं। वेगेटा की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह अपने हाथ में सेम के बैग पर एक और नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखें अब एक उत्कट प्रकाश से भर गई थीं। एक सयन के रूप में जो पूरे साल लड़ने के लिए बाहर जाता है, वह इन फलियों के महत्व को जानता था। वे किसी के जीवन को बचाने के अवसर के समान थे। कोई आश्चर्य नहीं कि जिया के नेतृत्व में सैया इतने शक्तिशाली हो गए थे। ये सिर्फ इन सेंजू बीन्स के कारण हो सकता है। जिया को मेरा धन्यवाद दें, वेगेटा ने अजीब ढंग से कहा। इसके अलावा मैं उसे टार्बल की देखभाल करने के लिए परेशान करूंगा। वेगेटा अपने छोटे भाई के बारे में बहुत चिंतित था। मुयंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उन्होंने अंतरिक्ष यान में सवार होने से पहले आखिरी बार वेगेटा और नप्पा को देखा। उनके बाद अन्य लोग भी आए, जो एक के बाद एक अंदर गए। राडिट्स, हमारा अनुसरण करें। ओह, राडिट्स आधा बीट से धीमा था, लेकिन वह अभी भी जल्दी से अंतरिक्ष यान में कूद गया। जैसा कि वेगेटा और नप्पा ने देखा, सिल्वर ग्रे स्पेसशिप धीरे धीरे उठा और फिर बाहरी अंतरिक्ष की ओर उड़ते हुए वायुमंडल से टूट गया। नप्पा ने दूर देखा और नाराजगी से कहा, TCH, मुझे उम्मीद नहीं थी कि राडिट्स इतना भाग्यशाली होगा। वास्तव में उनका ऐसा परिवार था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने राडिट्स के साथ जाने पर विचार नहीं किया, लेकिन राडिट्स ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। इसके अलावा वह निश्चित नहीं था कि वेगेटा कैसे प्रतिक्रिया देगा, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। राडिट्स वास्तव में भाग्यशाली है, वेगेटा ने उदासीन रूप से कहा। जिया ने एक बार वेगेटा को प्लेनेट होंगशान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन अपने गर्व के कारण वेगेटा ने तुरंत इनकार कर दिया। अब भी वेगेटा अभी भी सहमत नहीं होगा। राडिट्स के लिए अब टीम से गायब होने के लिए वेगेटा बहुत चिंतित नहीं थे। आखिरकार राडिट्स की क्षमता बहुत अच्छी नहीं थी। इन जादुई फलियों के साथ मैं बिना किसी हिचकिचाहट के प्रशिक्षण ले सकता हूँ। मेरे लिए प्रतीक्षा करें, फ्रीजा। एक दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। वेगेटा ने सोचा। उसका खून खौल रहा था। अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए नप्पा ने पूछा, वेगेटा, अब जब राडिट्स चला गया है तो हमें इसे फ्रीजा को कैसे समझाना चाहिए? वेगेटा ने धीरे से कहा, समझाओ क्या? क्या एनर्जी डिटेक्टर अब जल नहीं गया? बस उसे बताओ कि मिशन के दौरान राडिट्स की मृत्यु हो गई थी। तो हम यही कहेंगे। अपने गंजे सिर को रगड़ते हुए नप्पा दिल से हंसे। ... ब्रह्मांड के तारों वाले आकाश के विशाल विस्तार में एलिस और अन्य लोगों को ले जाने वाला अंतरिक्ष यान तेजी से उत्तरी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। एलिस, हम कहाँ जा रहे हैं? राडिट्स ने अंतरिक्ष यान में अपनी कुर्सी पर बैठे हुए पूछा। वह अपने माता पिता के निवास स्थान के लिए कुछ अज्ञात भय रखता था। उसके दिल में उत्तेजना और अज्ञात भय दोनों था। एलिस करीब आ गई। उसका प्यारा सा चेहरा बहुत करीब चिपक गया। जैसे ही राडिट्स आश्चर्यचकित होकर देख रहा था, उसने अपने ऊर्जा डिटेक्टर को कुचल दिया। हमारा गंतव्य पूर्वी क्षेत्र में ग्रह होंगशान है। मैं आपको ये पहले से बताऊंगा। जब हम ग्रह होंगशान में पहुंचते हैं तो आपको अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए। यह मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए अभिमानी हो सकते हो क्योंकि तुम मेरे भाई हो। ग्रह होंगशान पर कई विशेषज्ञ हैं। एलिस राडिट्स के साथ उतना नहीं मिल सका जितना उसने गोकू के साथ किया था। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि गोकू के
शुद्ध और निर्दोष दिल के विपरीत राडित्स का दिल अंधेरे से भरा था। यही वह था जो एलिस को गोकू के साथ रहना पसंद था और क्यों वह राडित्स को पसंद नहीं करती थी। पूर्वी क्षेत्र, क्या ये बहुत दूर नहीं है? राडित्स चिल्लाया। उनकी गतिविधि का पिछला क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र के फ्रीजा द्वारा नियंत्रित क्षेत्र था। फ्रीजा द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में किसी को एक छोर से दूसरे छोर तक उड़ान भरने में कई साल लगेंगे। जहां तक उत्तरी क्षेत्र से पूर्वी क्षेत्र की यात्रा का संबंध है, इसमें कितने वर्ष लगेंगे? राडित्स ने अंतरिक्ष यान पर कोई हाइबरनेशन इकाइयां नहीं देखी। क्या हमें कई वर्षों तक अंतरिक्ष यान पर रहना होगा? इस समय लारेट, जो एलिस के बगल में था, ने व्यंग्य किया और तिरस्कारपूर्ण ढंग से कहा, हमारे ग्रह होंगशान का अंतरिक्ष यान आपकी पिछड़ी तकनीक नहीं है। उत्तरी क्षेत्र से पूर्वी क्षेत्र तक 1 महीना पर्याप्त है। अतीत में एक समय जब फीदेया लोगों की तकनीक अभी भी अविकसित थी, एक को उत्तरी क्षेत्र से ग्रह होंगशान में जाने में 2 साल से अधिक समय लगा। अब जब उन्होंने गैलेक्टिक पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की अंतरिक्ष यान तकनीक सीख ली है, हालांकि अंतरिक्ष यान की गति में बहुत सुधार हुआ था और उड़ानों पर खर्च किए गए समय को कम कर दिया गया था। इतना शक्तिशाली? राडित्स ने अपनी लार निगल ली और सावधानी से पूछा, आपने अभी कहा था ग्रह होंगशान पर बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। क्या ये प्लेनेट वेगेटा की तरह है? प्लेनेट वेगेटा क्या है? एलिस ने अपना सिर हिलाया। वह ग्रह होंगशान पर पैदा हुई थी और उसे नहीं पता था कि ग्रह वेगेटा कैसा था। अंतरिक्ष यान चला रहे मुयंग ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, होंगशान ग्रह की ताकत की तुलना प्लेनेट वेगेटा से नहीं की जा सकती। प्लेनेट वेगेटा के समय के दौरान सयन को रक्तरेखा की श्रेष्ठता के आधार पर निम्न स्तरीय योद्धा, मध्य स्तरीय योद्धा और उच्च स्तरीय योद्धा में वर्गीकृत किया गया था। एक पूरी तरह से विकसित उच्च स्तरीय योद्धा के पास 5000 और 10,000 के बीच युद्ध शक्ति थी और केवल कुछ ही 10,000 युद्ध शक्ति तक पहुंच पाए। इतना बेकार? एलिस, जो पहली बार ग्रह वेगेटा की ताकत के बारे में सुन रही थी, धुंधला होने से खुद को रोक नहीं सकी। राडित्स ने संदिग्ध रूप से पूछा, क्या ये प्राकृतिक नहीं होना चाहिए? सयान के पास वास्तव में ऐसा वर्गीकरण था। मुयंग और सैदी ने भावनाओं से आह भरते हुए अपने सिर हिला दिए। हाँ, ये ग्रह वेगेटा के समय के दौरान सयन का वर्गीकरण था। उनके जैसे निम्न स्तरीय योद्धाओं के लिए इस तरह का वर्गीकरण उनके सोचने के तरीके के बेड़ियों में जकड़े होने के बाद इससे बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। यदि वे ग्रह होंगशान में प्रवास करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली नहीं थे, तो उनके जैसे निम्न स्तरीय योद्धा किसी अज्ञात मिशन में मारे जा सकते थे। उन्हें अब की तरह मजबूत होने का मौका कैसे मिल सकता था? मुयंग और सैदी दोनों ने एक ही समय में सोचा। उनके दिल भावनाओं से भर गए। मुयंग ने समझाया, प्लेनेट होंगशान पर सयान के स्तर को प्लेनेट वेगेटा की तरह वर्गीकृत नहीं किया गया है। प्लेनेट वेगेटा ने जन्मजात अव्यक्त प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि प्लेनेट होंगशान मूल्य, वास्तविक ताकत, सयान के प्रशिक्षण की गंभीरता स्तर निर्धारित करने की कुंजी है। ग्रह होंगशान के सयान को निम्न से उच्च तक वर्गीकृत किया गया है। साधारण योद्धा, कुलीन योद्धा, सुपर योद्धा और इससे भी अधिक उच्च पौराणिक योद्धा। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 388। राडित्स गूंगा हो गया था। तथाकथित महान योद्धा वास्तव में सुपर सयान थे। हालांकि सयान गॉड, जो समलन पर निर्भर था, अस्थायी रूप से इसमें शामिल नहीं था। यदि कोई अपनी ताकत से बंधनों को तोड़कर भविष्य में सुपर सैया भगवान तक पहुंचता है, तो भगवान का स्तर भी होगा। राडित्स ने पूछा, फिर वर्गीकरण कितनी युद्ध शक्ति पर आधारित है? उनके विचार में, हालांकि उन्हें जन्म के समय एक निम्न स्तरीय योद्धा माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनकी युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि हुई है। वह पहले से ही एक साधारण मध्य स्तरीय योद्धा के स्तर तक पहुंच गया था। चूंकि प्लेनेट होंगशान के सयान को साधारण योद्धाओं, एलीट वॉरियर्स, सुपर वॉरियर्स के साथ साथ लेजेंडरी वॉरियर में वर्गीकृत किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्या प्लेनेट होंगशान के वर्गीकरण के अनुसार उन्हें एक एलीट वॉरियर के रूप में स्थान दिया जा सकता है। हालांकि वास्तविकता और सपनों के बीच असमानता इतनी बड़ी थी, राडित्स की कल्पनाएं 3 सेकंड से अधिक समय तक मौजूद नहीं थीं, इससे पहले कि वे तुरंत बिखर गए। एलिस ने अपने बड़े भाई को ग्रह होंगशान सयान के वर्गीकरण के बारे में बताया। साधारण योद्धा उन योद्धाओं को संदर्भित करता है जिनके पास 10,000 युद्ध शक्ति या उससे कम है। 10,000 से 100,000 युद्ध शक्ति एलीट योद्धा हैं। 100,000 से अधिक बैटल पावर सुपर वॉरियर्स हैं। महान योद्धाओं के लिए आपको वर्तमान में जानने की आवश्यकता नहीं है। उनकी युद्ध शक्ति ग्रह होंगशान पर गोपनीय है। ये केवल एक ओरियोल जैसी मधुर ध्वनि थी, लेकिन राडित्स के लिए यह एक स्पष्ट आकाश के माध्यम से गड़गड़ाहट की तरह गगनभेदी थी। ओह क्या? राडित्स आश्चर्य से चिल्लाया। 10,000 और निचली युद्ध शक्ति सभी साधारण योद्धा हैं, तो ग्रह वेगेटा के केवल कुछ सयान इस स्तर पर होंगे। दूसरे शब्दों में, साधारण योद्धा के स्तर में केवल पूर्व निम्न स्तरीय योद्धा, मध्य स्तरीय योद्धा और उच्च स्तरीय योद्धा शामिल हैं। उस स्थिति में इस युद्ध शक्ति वर्गीकरण का क्या महत्व है? राडित्स कांप गया क्योंकि उसने पूछा, फिर हर स्तर पर ग्रह होंगशान पर विशेषज्ञों की कुल संख्या क्या है?
एलिस ने गर्व की अभिव्यक्ति के साथ उसे देखा। होंगशान ग्रह पर सैयान की संख्या बहुत अधिक नहीं है और मुझे लगता है कि साधारण योद्धा 38,000 से अधिक हैं। मुझे विशिष्ट संख्या नहीं पता है। सौभाग्य से ये बहुत अधिक नहीं है, इसलिए ग्रह होंगशान पर सैयान की संख्या भी वास्तव में ज्यादा नहीं है। रेडिट्स ने अपनी छाती को थपथपाया, लेकिन एलिस के अगले शब्दों ने उसे लगभग दिल का दौरा पड़ने का कारण बना। उन्होंने एलिस को अपनी उंगलियों पर गिनते हुए देखा, जिसके बाद उसने कहा, साधारण योद्धाओं के अलावा प्लेनेट होंगशान में लगभग 1500 एलीट योद्धा और 28 सुपर योद्धा हैं। जब रेडिट्स ने ये सुना तो वह हक्का बक्का रह गया। ऐसा नहीं था कि होंगशान ग्रह पर सैयान की संख्या बहुत अधिक थी, तो इतने सारे कुलीन योद्धा कैसे हो सकते हैं? प्लेनेट वेगेटा के समय के दौरान भी बहुत कम सैया के पास 10,000 से अधिक युद्ध शक्ति थी। यदि रेडिट्स ग्रह होंगशान की प्रशिक्षण स्थितियों को जानता था तो वह इतना आश्चर्यचकित नहीं होगा। जिस शहर में सैयन रहते थे वहां मजबूत तकनीकी सुविधाएं और लड़ाई के मैदान थे और मार्शल आर्ट का सीखने का माहौल बहुत तीव्र है। सेंजू बीन्स और ट्री ऑफ माइट के फलों की मदद से मजबूत नहीं बनना मुश्किल था। बेशक हर किसी को सेंजू बीन्स और ट्री ऑफ माइट के फलों जैसे जादुई सामान प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। केवल उन लोगों को जिन्होंने मिशन और मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन्हें प्राप्त करने का अवसर मिला। 1500 28 1528 रेडिट्स दोहराता रहा। 1500 से अधिक युद्ध शक्ति के साथ 10,000 योद्धा थे। ये संख्याएं क्या थीं? वेगेटा के पास वर्तमान में केवल 26,000 युद्ध शक्ति थी, लेकिन 28,100 से अधिक युद्ध शक्ति के साथ 000 सुपर योद्धा थे। यह अकल्पनीय रूप से भयानक है। novelUSB.com। अरे बेवकूफ! एलिस ने रेडिट्स के युद्ध कवच में आग लगा दी, लेकिन रेडिट्स वास्तव में एक बेवकूफ बन गया था। लारेट गुफ्विड। उसने एलिस के कंधे पर अपनी थोड़ी टिका दी और कहा, तुम्हारे भाई को काफी झटका लगा है, उसे पीट दो। एलिस ने अपनी आंखें झुका लीं और लारेट को हिला दिया। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है और मेरा फायदा मत उठाओ। अगर आप फिर से ऐसा कुछ करते हैं तो मैं सिस्टर शिलीग से कहूंगा कि वह आपको सबक सिखाएं। लारेट हंसे और वापस अपनी सीट पर बैठ गए। एलिस का लाभ उठाना कुछ ऐसा था जो उसे बहुत दिलचस्प लगा। अपना सिर हिलाते हुए एलिस ने अब रेडिट्स की परवाह नहीं की। ये भाई वास्तव में बेकार था, भाई काकरोट के विपरीत। अगर यह भाई काकरोट था जिसने सीखा कि ग्रह होंगशान पर इतने सारे मजबूत विशेषज्ञ हैं, तो न केवल वह डरता नहीं होगा, बल्कि वह बहुत उत्साहित भी होगा। एलिस ने अपने दिल में सोचा। अंतरिक्षयान प्रकाश की गति से कई गुना तेज गति से आगे बढ़ा। 1 महीने बाद सिल्वर ग्रे स्पेसशिप ने ईस्ट एरिया के प्लेनेट होंगशान के क्षेत्र में प्रवेश किया। 1 महीने तक बातचीत करने के बाद रेडिट्स ने धीरे धीरे ग्रह होंगशान पर स्थिति को समझा, लेकिन वह ग्रह के मजबूत विशेषज्ञों से भरे होने के बारे में घबरा गया था। वाह! अंतरिक्षयान उतरा और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, जिसने एक औसत ग्रह के गुरुत्वाकर्षण को बहुत पार कर लिया, ने उन पर काम किया। एलिस और अन्य लोगों को इसकी आदत थी, लेकिन रेडिट्स लड़खड़ा गया, लगभग जमीन पर गिर गया। मैं आपको बताना भूल गया, ग्रह होंगशान का गुरुत्वाकर्षण मानक गुरुत्वाकर्षण से 12 गुना है। ये प्लेनेट वेगेटा की तुलना में भी मजबूत है, एलिस ने मुस्कान के साथ कहा। तुमने जानबूझकर मुझे नहीं बताया होगा, रेडिट्स ने खुद से बुदबुदाया। वह जानता है कि उसकी बहन उसे बहुत पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह उसके लिए बिल्कुल भी गर्म नहीं थी। हालांकि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो लंबे समय से वेगेटा के साथ होने पर धमकाए जाने का आदी हो गया था, रेडिट्स को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मिस एलिस, एस्कॉर्ट खत्म हो गया है, हम पहले लौटेंगे। ग्रह होंगशान पर वापस मुयंग और सैदी ने मिशन को वापस करने और जमा करने की अनुमति मांगी। एलिस ने विनम्रता पूर्वक उन्हें धन्यवाद दिया। धन्यवाद, हमने वास्तव में आपको परेशान किया है। ये कुछ भी नहीं था, आपका स्वागत है, ये हमारा मिशन था। मुयंग और सैदी ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। उत्तरी क्षेत्र की यात्रा उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी, इससे केवल उनका कुछ समय बर्बाद होता है। आखिरकार यात्रा श्री बाडॉक के बेटे को लेने के लिए की गई थी, इसलिए सभी तरह से एस्कॉर्ट्स के रूप में कार्य करना स्वाभाविक है। धन्यवाद। धन्यवाद। रेडिट्स ने जल्दी से उन्हें धन्यवाद दिया। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे दोनों ग्रह होंगशान के सुपर योद्धा थे, तो रेडिट्स उनके सामने बहुत संयमित हो गए। उन्होंने पहले कभी 100,000 से अधिक युद्ध शक्ति वाले विशेषज्ञ का सामना नहीं किया था। खैर, फ्रीजा ने गिनती नहीं की। थोड़ा सिर हिलाते हुए मुयंग और सैदी आकाश में चढ़ गए और अपने कार्यालयों में लौट आए। आप भी वापस जा सकते हैं। एलिस ने अपने दस्ते के सदस्यों की ओर हाथ हिलाया और उन्हें वहां से चले जाने को कहा। यह मूल रूप से उसके परिवार का मामला था, लेकिन उसके साथियों ने उसके साथ जाने पर जोर दिया था। उसके सभी साथी तितर बितर हो गए। तुम वापस क्यों नहीं जा रहे हो? हर कोई चला गया था, सिवाय लारेट के। मैं भी तुम्हारे जैसे ही जा रहा हूँ, लारेट चिल्लाया और एलिस का हाथ पकड़ लिया। वैसे भी हमारे परिवार एक दूसरे के पास रहते हैं। आज मैं खाना खाने तुम्हारे घर जा रहा हूँ।
अंकल बाडॉक निश्चित रूप से मेरा स्वागत करेंगे। एलिस चौंक गई और थोड़ी देर के लिए लारेट को देखने के बाद हिकारत से कहा, हम्फ, जाओ अपने आप खाओ, मुझे परवाह नहीं है। भाई रॉडिट्स, चलो चलते हैं। रॉडिट्स को बुलाते हुए एलिस ने मुख्य सड़क की दिशा में चलना शुरू कर दिया। रॉडिट्स ने युवक और महिला को चुपचाप देखा, लेकिन वह अभी भी एलिस के पीछे चल रहा था, हालांकि कठिनाई के साथ। लारेट खुद को खुश करने के लिए अपनी मुट्ठी भींचने से पहले हंसे और पीछे चले गए। सिस्टर शिलिंग ने जो कहा था वह सही था। एलिस को उसे अस्वीकार न करने के लिए उसे बेशर्मी से उसे परेशान करना चाहिए। बाडॉक का होम विला शहर के केंद्र में स्थित था और इससे बहुत दूर नहीं था अद्री और जिया के घर। जिस स्थान पर अंतरिक्ष यान उतरा था उससे शहर के केंद्र में विला तक एलिस जैसी उत्कृष्ट ताकत वाले सयन के लिए इतनी सारी सड़कों को पार करने के लिए केवल कुछ मिनटों की आवश्यकता थी। लेकिन क्योंकि उसे रॉडिट्स को साथ लाना था, जिसे उसने रास्ते में जानकारी दी थी, एलिस बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ी। अवकाश क्षेत्र और प्रशिक्षण क्षेत्र के माध्यम से यात्रा करते हुए और सयन को गुजरते हुए देखते हुए रॉडिट्स, जिन्होंने लंबे समय से अपनी दौड़ के सदस्यों को नहीं देखा था, उन्हें लगा कि वह ग्रह वेगेटा में लौट आए हैं। वे सभी बहुत शक्तिशाली हैं। सिर्फ एलिस के शब्दों से वह ग्रह होंगशान की ताकत को पूरी तरह से महसूस नहीं कर सका। हालांकि जब उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा तो रॉडिट्स ने आखिरकार समझा कि ग्रह होंगशान के सयान कितने शक्तिशाली थे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 389 ग्रह होंगशान के बारे में सीखना। यहाँ सभी सैया को प्रतिद्वंद्वी की ताकत को समझने के लिए ऊर्जा डिटेक्टर पहनने की आवश्यकता नहीं थी। उनकी बहन एलिस के अनुसार उन्होंने की नामक एक कौशल सीखा था। रॉडिट्स को नहीं पता था कि उसकी भावनाओं का वर्णन कैसे किया जाए। उसे केवल यह महसूस हुआ कि वह कुछ भी नहीं समझता है। वह क्या है? रॉडिट्स ने प्रशिक्षण क्षेत्र में विशाल इमारतों की ओर इशारा करते हुए पूछा। अर्धगोलाकार आकार मिट्टी में आधे दफन अंडे की तरह था। ये गुरुत्वाकर्षण मशीन है जिसका उपयोग प्रशिक्षण में सहायता के लिए किया जाता है। इसके बारे में क्या? एक क्षेत्र जहां समय समय पर जयकार करने वाले लोगों का एक समूह इकट्ठा होता था। फाइटिंग एरेना आमतौर पर ट्रेनिंग के बाद कोई ऊपर जाकर खुली चुनौती देता था। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। यदि आप जीतते हैं तो आप कुछ बोनस अंक इनाम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसकी तुलना बाहर के मिशनों को निष्पादित करने से नहीं की जा सकती है, लेकिन यह एक ऐसा साधन भी है जिसके द्वारा कोई राशन का आदान प्रदान कर सकता है। बेशक ज्यादातर लोग अभी भी जीत से प्रतिष्ठा के लिए जाते हैं। वह जगह, ओह, यह अवकाश क्षेत्र है। जीवन बहुत नीरस नहीं हो सकता है, इसलिए लोगों को ठीक से आराम करने की आवश्यकता है। रॉडिट्स ने आश्चर्य से कहा। यह ग्रैंड व्यू गार्डन लियू वेई तारांकन का दौरा करने की तरह था। ग्रह होंगशान पर सब कुछ वास्तव में उपन्यास और अजीब था। यहाँ वह अपनी कमजोर ताकत के कारण अपना चेहरा दिखाने में बहुत शर्मिंदा महसूस करता था। यहाँ तक कि उनकी छोटी बहन के पास 5000 से अधिक युद्ध शक्ति थी। यह अभिव्यक्ति उपन्यास ड्रीम ऑफ द रेड चैम्बर से है और आधुनिक चीनी लोग इसका उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए करते हैं, आमतौर पर एक साधारण अपरिष्कृत व्यक्ति जो नए अनुभवों और शानदार परिवेश से अभिभूत होता है। इसकी तुलना में वह बहुत हीन था। जैसे ही रॉडिट्स ने अपने भाग्य पर विलाप किया, अपनी बहन और खुद के बीच शक्ति में असमानता के बारे में आह भरते हुए दोनों शहर के केंद्र में स्थित विला के समूह में पहुंचे। यहाँ हरे पेड़ और अजीब चील और हरे रंग के सरू दोनों तरफ फैले हुए थे और हरी पत्तियों का एक गुच्छा एक साथ जुड़ा हुआ था। रंग बिरंगे फूल खिल उठे जो वसंत जैसा एहसास दे रहे थे। चलो चलते हैं, माँ और पिताजी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, एलिस ने उससे आग्रह करते हुए कहा। अपने कदमों में एक वसंत के साथ उसने दरवाजा खोला और प्रवेश किया। रॉडिट्स ने घबराहट से निगल लिया और कठोर रूप से खुले दरवाजे से कदम रखा। कमरे में रसोई से एक स्वादिष्ट सुगंध बाहर निकल गई। जिन, जो एक एप्रन पहने हुए थे, रसोई में खाना बना रहे थे। उसकी खूबसूरत आकृति को रसोई में घूमते हुए देखा जा सकता था। जब उसने रॉडिट्स को अंदर आते देखा तो गिन ने अपनी पकड़ रखी हुई कड़ाही को नीचे रखा, रॉडिट्स के पास चली गई और उसका हाथ पकड़ लिया। रॉडिट्स, इन सभी वर्षों में यह आपके लिए कठिन रहा है, गिन ने कहा, उसकी आवाज खुशी से भरी हुई थी। माँ, रॉडिट्स ने धीरे से पुकारा। वह अब अपनी भावनाओं को दबाने में सक्षम नहीं था। उसकी नजर तब किनारे पर लंबी और शक्तिशाली आकृति पर चली गई। यह उनके पिता बाडॉक थे। रॉडिट्स चिल्लाया, पिताजी, आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बाडॉक, हम एड, और खुशी से अपने बेटे के कंधे को थपथपाया। यह अच्छा है कि आप वापस आ गए हैं। बाडॉक की हथेली द्वारा लगाया गया बल इतना मजबूत था, रॉडिट्स लगभग जमीन पर गिर गया। रॉडिट्स मुस्कुराया और कठिनाई से दृढ़ रहा। लारेट ने अपने पेट को थपथपाया और कहा, अंकल बाडॉक, क्या हम खा सकते हैं? मुझे बहुत भूख लगी है। यदि आप भूखे हैं तो खाने के लिए अपने घर वापस जाओ। एलिस खुशी से चिल्लाया। एलिस, लारेट पर मुस्कुराने से पहले बाडॉक ने डांटा। हाँ, चलो खाते हैं। आज रॉडिट्स वापस आ गया है, हमें जश्न मनाना चाहिए। एलिस, लैरे से दोस्ताना तरीके से बात करें। एलिस के काले बाल घुंघराले हो गए।
क्या यह मेरी गलती है? लारेट मुझे कभी खुश नहीं होने देती। क्या बचपन से आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं? गिन ने संदेह से पूछा। ये पहले था, अब ये लारेट हमेशा मेरा फायदा उठाता है। मैं खुश नहीं हूँ, एलिस ने कहा जब उसने लैरे की ओर देखा जो खाने की मेज पर बैठी थी, खाना खा रही थी। ये भोजन उसका पसंदीदा भोजन था और इसने एलिस को और भी क्रोधित कर दिया। हे, मैं इसे आपको दे दूंगा। लारेट ने आधे खाए हुए भोजन को पकड़ते हुए हंसते हुए कहा, जो लार से ढका हुआ था। जब एलिस ने ये देखा तो वह तुरंत भड़क गई। हाँ, बाडॉक, जो अपनी बेटी और लैरे को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था, अचानक जोर से हंस पड़ा। भोजन के बाद बाडॉक ने रडिट्स को देखते हुए भौहें सिकोड़ी। उन्होंने कहा, आपकी ट्रेनिंग का स्तर काफी गिर गया है। आपको इसकी भरपाई करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। रडिट्स ने जोर से सिर हिलाया। भविष्य में जो बाडॉक ने देखा, रडिट्स के कार्यों ने वास्तव में उसे नाराज कर दिया। एक सयान के रूप में वह ये सोचकर इधर उधर घूमता रहा कि वह बहुत शक्तिशाली है क्योंकि उसके पास 1000 से अधिक युद्ध शक्ति थी। इसके अलावा वह मुसीबत के लिए काकरोट की तलाश करने के लिए पृथ्वी पर भी गया था। क्या वह भूल सकता था कि मैंने व्यक्तिगत रूप से काकरोट को पृथ्वी पर भेजा था? उन्होंने और जिन ने रडिट्स को काकरोट का पता दिया था ताकि वह काकरोट की देखभाल कर सकें। वह अच्छा है। वह एक मामूली सी वजह से अपने भाई से लड़ता था। बस बाहर रहने से रडिट्स वास्तव में बुरा हो गया। यदि रडिट्स उसका बेटा नहीं होता तो बाडॉक ने उसे थप्पड़ मार दिया होता। एक संक्षिप्त विराम के बाद बाडॉक ने चेतावनी में कहा, ग्रह होंगशान ग्रह वेगेटा की तरह नहीं है। उन चीजों को न करें जो फ्रीजा की अवधि के दौरान किए गए थे, अन्यथा आपको नुकसान होगा। कुछ ही समय में आप मिशन को अंजाम देने के लिए मेरे साथ आएंगे। यद्यपि सैया हिंसक और युद्ध के आदी थे, लेकिन वे बुरे पैदा नहीं हुए थे। उनके बेटे ने फ्रीजा बलों की सेवा करने के लिए वेगेटा और अन्य लोगों का अनुसरण किया और उसके बाद वह अंधेरे में बहुत लंबे समय तक चला। उनके लिए पहले ग्रह होंगशान पर जीवन के अनुकूल होना मुश्किल होगा, लेकिन यह उनकी भलाई के लिए था। बाडॉक जानता था कि जीवित प्राणियों की मृत्यु सब कुछ का अंत नहीं थी। यहाँ तक कि अगर कोई जीवित होने पर एक स्वतंत्र और अनियंत्रित जीवन जीने का कोई फायदा नहीं है, तो यह मृत्यु के बाद नरक में पीड़ित होने से बेहतर था, मृत्यु से भी बदतर भाग्य। भविष्य की योजना बनाने के लिए बाडॉक को रडिट्स में कुछ समझ पैदा करने की आवश्यकता थी। novelUSB.com रडिट्स स्पष्ट रूप से भौंचक्का था। पिताजी, क्या आप मेरे साथ एक मिशन करना चाहते हैं? उन्होंने कहा, ज्यादातर आप कार्रवाई कर रहे होंगे, मैं सिर्फ निगरानी करूंगा। इसके बावजूद रडिट्स बहुत उत्साहित था। वह अभी भी ग्रह होंगशान पर अपने पिता की रैंक को नहीं समझता था, लेकिन ये देखते हुए कि बाडॉक उसे खोजने के लिए सुपर वॉरियर्स भेज सकता है, उसके पिता की स्थिति निश्चित रूप से कम नहीं होनी चाहिए। सयों के बीच एक विशेषज्ञ ने सम्मान का पीछा किया और किसी की स्थिति ताकत पर आधारित थी। अपने पिता जैसे विशेषज्ञ के साथ एक साथ यात्रा करने के विचार ने रडिट्स को उत्साहित कर दिया। दिन बीतते गए। रडिट्स ने होंगशान ग्रह पर जीवन के लिए अनुकूलित किया था। प्लेनेट होंगशान पर बने बैटल आर्मर पहने रडिट्स बहुत अधिक आराम से दिखता है। अब उनके पास प्लेनेट होंगशान संचालित होने का एक मोटा विचार था, और जितना अधिक उन्होंने इसे सीखा उतना ही वह चौंक गए। ग्रह होंगशान ब्रह्मांड पर हावी हो सकता है, ये रडिट्स की पहली प्रतिक्रिया थी। मैं वास्तव में उनमें से एक हूँ। अपने मन में इस विचार को रखते हुए रडिट्स ने महसूस किया जैसे कि उसके भीतर अनंत मात्रा में शक्ति निवास करती है। उनकी ताकत ग्रह होंगशान पर सयान की तुलना में बहुत कम थी, इसलिए उन्हें प्रशिक्षण में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मेरी युद्ध शक्ति 200 से बढ़ गई है, मुझे कड़ी मेहनत जारी रखनी होगी। पसीना आने के बावजूद रडिट्स ने ग्रेविटी ट्रेनिंग रूम में लगातार चकमा देने पर कड़ी मेहनत की। वह अपनी ताकत से मोहित महसूस करता था, जो हर दिन बढ़ता गया। पहली बार वह समझ गया कि वेगेटा ने हमेशा इतनी कड़वी ट्रेनिंग क्यों की। एक दिन एक सुंदर युवक बाडॉक के घर आया। वह रडिट्स है। रडिट्स को देखते हुए, जिसके लंबे बाल उसकी कमर तक गिर गए थे, जिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, सावधानी से उसे पकड़ लिया। मूल काम में रडिट्स से थोड़ा अलग, वर्तमान रडिट्स आत्मा और ऊर्जा में पूरी तरह से नया लग रहा था, और उसकी युद्ध शक्ति में भी स्पष्ट सुधार हुआ था। जिया मुस्कुराया, बेहोश हो गया और रडिट्स पर सिर हिलाया। इशारे ने रडिट्स को बुरी तरह से डरा दिया। उसके सामने खड़ा यह व्यक्ति कौन है? ये ग्रह होंगशान का सबसे मजबूत राजा है, जो निश्चित रूप से ब्रह्मांड में हर सुपर विशेषज्ञ को देख सकता है। सर जिया। शायद सर जिया के सामने, यहाँ तक कि फ्रिजा भी सिर्फ एक चींटी थी जिसे आकस्मिक रूप से मौत के घाट उतारा जा सकता था। रडिट्स ने अपने दिल में सोचा। कांपते हुए वह झुक गया और घबराकर बोला, मिस्टर जिया। हेलो। उसका साहस काफी छोटा था, अन्य रडिट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं, जो वीरतापूर्वक कह सकता था, तुम्हारी युद्ध शक्ति केवल 5 है। पृथ्वी पर। जिया ने उसे मनोरंजन के साथ देखा, मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर उन्होंने बाडॉक के साथ प्लेनेट होंगशान के मामलों पर चर्चा करना शुरू किया। रडिट्स ने कुछ चक्कर महसूस करते हुए क्षेत्र छोड़ दिया।
तब भी वह विश्वास नहीं कर सका कि वह अभी फ्रीजा से अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति से मिला था। सर जिया, सयन के बीच सबसे मजबूत व्यक्ति, महान व्यक्ति जिसने सयान किंवदंती बनाए। रॉडेट्स बार बार बुदबुदाया, उसकी आंखें उग्र पूजा से भर आईं। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 390। दबंग, आपका सबसे बड़ा बेटा वास्तव में दिलचस्प है, जिया ने बारडॉक की ओर मुस्कुराते हुए कहा। उन दोनों ने थोड़ी देर के लिए दैनिक जीवन के बारे में बात की और फिर उनकी बातचीत का विषय ग्रह होंगशान के गंभीर मामलों पर स्थानांतरित हो गया। सयान की ताकत में लगातार वृद्धि के साथ सयान अब छोटे ग्रह होंगशान पर दूर नहीं जा सकते हैं। उन्हें अपने मैदान का विस्तार करना था। ग्रह होंगशान को अभी भी उनके मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह अब एकमात्र गढ़ नहीं हो सकता है जो सयन के पास था। सभी कोनों से एक छोटे से ग्रह पर दूर जाना समझदारी नहीं थी। बारडॉक, चूंकि आप रॉडेट्स को मिशन को पूरा करने के लिए बाहर ले जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको आसपास के ग्रहों पर एक नजर डालने के लिए परेशान करूंगा कि क्या आप कुछ बलों को इकट्ठा कर सकते हैं। जिया ने धीरे धीरे उसे अपना विचार बताते हुए कहा। बारडॉक ने गंभीरता से सिर हिलाया और एक मुस्कान के साथ उसने कहा, ठीक है, मैं इस पर ध्यान दूंगा। फिलहाल हम पूर्वी क्षेत्र पर अपनी नजरें रखेंगे और पूर्वी क्षेत्र के स्थिर होने के बाद हम बाहर की ओर विस्तार करने पर विचार कर सकते हैं। वास्तव में एक पूर्वी क्षेत्र पहले से ही काफी बड़ा है। आप जानते हैं कि फ्रीजा के समय के दौरान हमने केवल उत्तरी क्षेत्र के 1/4 से भी कम हिस्से पर कब्जा कर लिया था। पूर्वी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की तुलना में छोटा नहीं है। जिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसके बजाय मैं उस रहस्यमय यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस के बारे में चिंतित महसूस करता हूँ। कोई नहीं जानता कि उनका पानी कितना गहरा है और उनके पास कितने विशेषज्ञ हैं। यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस ब्रह्मांड में हर जगह स्थित था और इसमें कई विशेषज्ञ होने थे। बेशक अपनी ताकत के साथ जिया उनसे डरता नहीं था। हालांकि संगठन एकांत था और अभी भी बहुत सारे अज्ञात स्थान थे, इसलिए वह जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है। बारडॉक की आंखें ठंडी रोशनी से झिलमिला रही थीं। अगर यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस बाहर कूदने की हिम्मत करता है तो मुझे उन सभी को मारने में कोई आपत्ति नहीं है। बाहर जाओ, जिया ने गुस्से से कहा। वे अन्य चीजों के बारे में बात करना जारी रखते थे। बारडॉक सोफे पर आराम से बैठ गया और उत्सुकता से पूछा, श्री जिया, मैंने सुना है कि शिलिंग और मायस दोनों गर्भवती हैं। जिया खुशी से मुस्कुराया, अपनी चाय की चुस्की ली और जवाब दिया, हाँ। किसने सोचा था कि वे एक साथ गर्भवती हो जाएंगी? हे, बुल्मा की तुलना में केवल कुछ महीने बाद ये गोकू द्वारा उत्तेजित किया जा सकता था। जिया ने बिना आराम किए दिन रात बीज बोए और शिलिंग और मायस की बेलियों ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्हें चाची रेबेका द्वारा घर में बंद कर दिया गया था ताकि वे ठीक से आराम कर सकें। कुछ ही महीनों में मैं पिता बन जाऊंगा। समय कैसे उड़ता है। जब मैं पहली बार ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में आया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पीछे चलने वाला बच्चा इतनी जल्दी मेरे बच्चों को जन्म देगा। शीलिंग और मायस, उन दोनों को मेरे द्वारा उठाया हुआ माना जा सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे लोली उठा रहा हो। जब काकरोट और बुला का उल्लेख किया गया तो बारडॉक हंसे, क्योंकि अगर काकरोट सामान्य रूप से विकसित होता रहा तो वह निश्चित रूप से एक सुपर सयान बन जाएगा। मिस्टर जिया, अब जब फ्रीजा जल्दी मर गया है और मैं रेडिट्स को घर ले आया हूँ तो भविष्य बहुत बदल गया है, बारडॉक ने चिंतित दिखते हुए कहा। अगर उनकी वजह से काकरोट सुपर सैया नहीं बन पाते तो ये बहुत बुरा होता। जिया चिंतित नहीं था, हालांकि, और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, काकरोट का प्रशिक्षण पहले से ही सही रास्ते पर है। अब उसके पास बस थोड़ा दबाव की कमी है। उस पर दबाव बनाने के कई तरीके हैं। इसके अलावा क्या आपके द्वारा भविष्यवाणी किया गया भविष्य बदल गया है? बारडॉक ने एक पल के लिए खाली घूरकर कहा, ऐसा नहीं है। भविष्य में मैंने देखा है, काकरोट अभी भी ग्रह नमक पर एक सुपर सयान में बदल जाएगा, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी बदल गया लगता है। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। सबसे पहले बारडॉक ने काकरोट को कनासा ग्रह पर फ्रीजा के साथ लड़ाई में एक सुपर सयान में बदलते देखा, लेकिन ग्रह वेगेटा के विनाश के बाद भविष्य के दृश्य बदल गए। फ्रीजा की मृत्यु के बाद प्लेनेट नेमेक की लड़ाई का विवरण भी बदल गया। हालांकि बहुत सी चीजें बदल गई थी, फिर भी काकरोट ग्रह नमक पर टूट गया। क्या ऐसी कोई बात है? जिया आश्चर्यचकित था। क्या ये दुनिया की निश्चित प्रकृति के कारण हो सकता है? हाँ, बारडॉक ने सिर हिलाया। ओह, ठीक है श्री जिया, हाल ही में मैं असहज महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि ग्रह होंगशान के पास कुछ बड़ा होगा। बारडॉक ने अचानक विषय बदल दिया और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। यह क्या है? जिया ने भी सीधा बैठे हुए पूछा। बारडॉक के पास भविष्यवाणी की क्षमता थी। यद्यपि इस क्षमता में संयोग प्रकृति थी, फिर भी यह प्रारंभिक चेतावनी दे सकती थी। जैसा कि बारडॉक ने महसूस किया कि ग्रह होंगशान पर जल्द ही एक बड़ी घटना होगी, फिर सभी संभावनाओं में वास्तव में कुछ होगा। हालांकि ग्रह होंगशान की वर्तमान ताकत के साथ और दर्जनों सयान देवताओं जैसे कि बारडॉक, अद्री और अन्य, उनके लिए कौन सी बड़ी घटना को रोकना मुश्किल हो सकता है? बारडॉक ने अनिश्चित दिखते हुए अपना सिर हिला दिया।
यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। यह एक दुश्मन लगता है, लेकिन कुछ अजीब भी है। उन्होंने कहा, विशेष युद्ध स्क्वाड्रन और गार्डियन कोर के सदस्य को हर समय इस पर ध्यान देने दीजिए। इसे हल्के में न लें। जिया केवल कुछ समय के लिए बचाव कर सकता था, लेकिन अपने दिल में वह बहुत चिंतित नहीं था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ, जब तक माजिन बुयू जैसा शक्तिशाली विशेषज्ञ दिखाई नहीं देता, तब तक कोई भी वास्तव में उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसके अलावा होंगशान ग्रह पर इतने सारे सैयान देवताओं के साथ सुरक्षा निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं थी। नॉर्थ एरिया, फ्रीजा का मुख्यालय। फ्रीजा लंबे मंच पर शान से खड़ा था और उसके नीचे एक घनी भीड़ थी। वे सभी फ्रीजा कोर के सदस्य थे जिन्हें फ्रीजा ने हाल ही में इकट्ठा किया था। क्या ये शेष फ्रीजा कोर है? फ्रीजा का स्वर न तो गर्म था और न ही क्रोधित था, और यहाँ तक कि डोडोरिया उसके विश्वसनीय अधीनस्थ को भी नहीं पता था कि वह नाराज था या नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उपस्थित कोर सदस्यों की संख्या एक दशक पहले फ्रीजा के जाने की तुलना में कम थी। डोडोरिया ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, ये केवल शेष कोर सदस्य हैं। कुछ ने हमें धोखा दिया, कुछ स्वतंत्र हो गए हैं, और कुछ सदस्य समय पर वापस आने में असमर्थ हैं क्योंकि वे दूर के ग्रहों पर मिशन कर रहे हैं। फ्रीजा ने अपना हाथ हिलाया। डोडोरिया के शब्दों को ठंडे और जानलेवा स्वर से रोकते हुए कहा, उन लोगों के बारे में बात मत करो जो फिलहाल नहीं आ सकते। कोर के कितने सदस्यों ने विद्रोह किया है? एक मोटे गिनती के बाद डोडोरिया ने जवाब दिया, कोर के सदस्य जिन्होंने शुरू में विद्रोह किया था वे खत्म हो गए हैं। 200,000 बोलते हुए उन्होंने फ्रीजा की अभिव्यक्ति को ध्यान से देखा। ओह, फ्रीजा भावहीन रूप से सूंघ रहा था। उसकी दो लाल रंग की आंखें ठंडी रोशनी उत्सर्जित कर रही थीं। डोडोरिया महसूस कर सकता था कि उसके शरीर पर अभिनय का दबाव अचानक बढ़ गया है, और उसका चेहरा ठंडे पसीने में टूट गया। हे 200,000 से अधिक, फ्रीजा ने गहरी आह भरी और अफसोस के साथ कहा, ये लोग अपनी मौत का सामना कर रहे हैं। फिर वे इस राजा को दोष नहीं दे सकते। अबो, कादो, शिसोमी, तागोमा, फ्रीजा अचानक चिल्लाया, कुछ लोगों को बुलाया। महाराज, आपके अधीनस्थ यहाँ हैं। अबो, कादो, शिसोमी और तागोमा, उसके 4 अधीनस्थ, ने उत्तर दिया और डर से भरी आंखों से फ्रीजा को देख रहे थे। फ्रीजा ने आदेश दिया, तुम चारों अलग अलग उत्तरी क्षेत्र की 4 दिशाओं में एक कॉप का नेतृत्व करेंगे और सभी विद्रोही बलों को मिटा देंगे। मैं चाहता हूं कि आप उत्तरी क्षेत्र को सबसे तेज गति से एकजुट करें। novelUSB.com। हाँ, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम मिशन को पूरा करेंगे। चलो उनसे निपटते हैं। सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे। एक गोलाकार अंतरिक्ष यान और एक डिस्क के आकार का अंतरिक्ष यान एक के बाद एक आकाश में उड़ान भरते गए और अलग अलग दिशाओं में चले गए। फ्रीजा ने इत्मीनान से आसमान की ओर देखा। एक अपठनीय अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने अचानक पूछा, उस वेगेटा के साथ चीजें कैसी हैं? डोडोरिया ने कहा, यह अभी भी वही है, लेकिन वह हाल ही में बहुत मेहनत कर रहा है। मैंने सुना है कि 3 सैयों में से एक रेडिट्स नाम का कोई व्यक्ति युद्ध में मर गया। हो, तो वहाँ केवल वेगेटा और एक सैयान बचा है। फ्रीजा के होंठ के कोने आश्चर्य से घूम रहे थे। हाँ, वेगेटा की ताकत काफी बढ़ गई है। वह जल्दी से 30,000 बैटल पावर के करीब पहुंच रहा है। डोडोरिया ने कहा, कुछ चिंतित दिख रहा था। यह मूल्य पहले से ही उसकी तुलना में बहुत अधिक था। 30,000? फ्रीजा मुस्कुराया। मुझे उनके पिता, राजा वेगेटा, की युद्ध शक्ति याद है। ये सिर्फ 10,000 से अधिक था। हाँ, दिलचस्प है। उसका निरीक्षण करना जारी रखें। यद्यपि सैयान अच्छे खिलौने हैं, वेगेटा इस राजा को दिलचस्पी लेने के लिए बहुत कमजोर है। फ्रीजा बुरी तरह हंसा। अगर वह पहले तथाकथित सुपर सैया से डरता था, तो अब जब उसकी ताकत काफी बढ़ गई थी, तो वह खुशी से इसके साथ खिलवाड़ कर सकता था। व्यक्तिगत रूप से इसे नष्ट करने के लिए सुपर सैया की खेती कर रहे हैं। क्या ये बहुत दिलचस्प नहीं था?